कल अपने गणित की शिक्षण विधियां हो गई थी पूरी, हो गई थी ना कंप्लीट कल, मतलब जो भी लास्ट क्लास थी उसमें। और आज पढ़ेंगे अपन कौन से विषय की? विज्ञान। हाइलाइटर से लिखते हैं जो तो नजर ही नहीं आता। मुझे लगा थोड़ा बढ़िया रह जाएगा, विज्ञान में थोड़ा सिस्टमेटिक लिखते हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहा था, अभी नजर बना देते हैं इसको। क्या पढ़ना है आज अपने को? ज्यादा ही हो जाएगा। विज्ञान की शिक्षण विधियां, ठीक है। विज्ञान की शिक्षण विधियों में जो भी कॉमन है, कॉमन है का मतलब जो विज्ञान के अलावा किसी और विषय में भी आती है, यानी हिंदी में तो संभावना बन सकती है अगर उसकी, तो वो तो हमने कहाँ पढ़ ली थी पहले, जो 40 विधियां पढ़ी थी उसमें। और ऐसी है जो स्पेसिफिक, जो साइंस के लिए ही यूज की जाती है, अधिकतर उपयोग है जो साइंस में होता है उनका, उनको अपन डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। और जब भी आप सब्जेक्ट के हिसाब से शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं तो कॉमन है उनका कम ध्यान रखना है, और जो स्पेसिफिक है सब्जेक्ट विशेष में है उनका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि सब्जेक्ट में फिर वो आने की संभावना ज्यादा रहेगी। और इसमें आज अपन सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है क्या? व्याख्या प्रदर्शन विधि। और नाम से समझने की कोशिश करते हैं पहले। नाम में सबसे पहले लिखा हुआ व्याख्या, उसके बाद है प्रदर्शन। तो व्याख्या तो हम पहले बात कर चुके हैं, व्याख्या शब्द को व्याख्यान से जोड़ सकते हैं अपन। जो सबसे प्राचीन विधि है और जो सबसे सरल और सहज और कम से कम संसाधनों में जो हो जाती है, हालांकि शिक्षक केंद्रित होती है, लेकिन मान सकते हैं पहले जो परंपरागत रूप से उसका बहुत ज्यादा उपयोग होता था, वही कहानी है व्याख्या। अब यहाँ साथ का साथ है, जो व्याख्या के साथ आपको क्या करना है? प्रदर्शन करना है, ठीक है। और इसी व्याख्या प्रदर्शन को अपन, क्योंकि साइंस की बात करें तो साइंस में हर जगह बात आएगी किसकी? प्रयोग की बात आएगी। बिल्कुल नेचुरल वे में अपने को समझने की कोशिश करनी है, एकदम इजी काम रखना है। छात्रों के सामने प्रयोग का प्रदर्शन, और प्रयोग का प्रदर्शन करते करते साथ का साथ है जो उसकी व्याख्या करना। आजकल जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल वगैरह देखा होंगे जो साइंस को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाते हैं, क्लास में बहुत सारे प्रयोग वगैरह बताते हुए पढ़ाते हैं। एक आध चैनल कभी ऐसे देखा हो, ऐसे स्क्रॉल करते करते मिल गया हो तो वो साथ का साथ एक्सप्लेन करते जाते हैं कि ये है जैसे सोडियम है, उसको पानी में डाल दिया, वो ब्लास्ट कर रहा है, ऐसे कुछ है। फिर बच्चों को भी मजा आ जाता है, और वो व्याख्या भी कर देते हैं कि यह जो क्रिया करता है ये होता है वो होता है, वो सारी कुछ कहानियां जिसमें रहेगी। यानी प्रयोग का प्रदर्शन भी होगा, साथ का साथ एक्सप्लेन भी करेंगे उसको। शिक्षक और छात्र दोनों जो सक्रिय रहेंगे। अब इसका कारण है जो खुद से समझ लो, छात्र सक्रिय क्यों रहेंगे? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, कोई भी ऐसा कुछ नया होने वाला हो ना तो अपन है जो बहुत ज्यादा क्यूरियस होते नहीं होते बोलो, उत्सुकता रहती है हमारे अंदर। तो बालक जब भी प्रयोग के लिए कहेंगे शिक्षक की ये देखो अभी ये होगा वो होगा, तो फिर सबका ध्यान एकदम कि क्या होने वाला, बाकी ऊँगने लग जाते हैं। जैसे केवल व्याख्या चल रही हो, व्याख्यान चल रहा हो तो बहुत सारी चीजें वहां कुछ भी है नहीं, तो क्यूरियोसिटी हमारी कम हो जाती है, तो फिर ऊँगने लग जाते हैं। और यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि भाई प्रयोग का क्या किया जाएगा? प्रदर्शन किया जाएगा, तो बालक भी क्या रहेगा? सक्रिय। और शिक्षक तो क्योंकि वो एक्टिविटी कर रहा है तो खुद तो सक्रिय ही है। लेकिन ध्यान रखना है कि यह जो विधि है इसका केंद्र हमेशा कौन होगा? क्योंकि बालक को मौका नहीं मिलता है, बालक को तो केवल उसको ऑब्जर्व ही करना, देखना ही है। काम तो जो प्रयोग वगैरह करने का है वो तो कौन करेगा? शिक्षक करेगा। हालांकि जब हम प्रयोगशाला विधि और ये पढ़ेंगे उस समय थोड़ा सा जो जो स्टूडेंट है वो भी आएगा फॉर्म में, लेकिन अभी फिलहाल में कौन है? शिक्षक ही है यहाँ। अब सोपान में सबसे पहले तो हर जगह हम पढ़ते हैं कि क्या करो? योजना बनाओ। कोई टेक्निकल समस्या वाला है तो समस्या का चयन करो, ऐसा ही कुछ पढ़ते हैं। उसके बाद प्रस्तावना। प्रस्तावना में यहाँ लिखा है पूर्व ज्ञान, और पूर्व ज्ञान में मैंने स्क्वायर लिखा है, मतलब पूर्व ज्ञान बालक में कितना क्या है वो जो चेक करेगा, और पूर्व ज्ञान से जोड़ के और आगे बढ़ेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण है, यानी वही व्याख्या जो प्रयोग वगैरह से पहले जो भी उसके बारे में इक्विपमेंट वगैरह के बारे में बताना। प्रयोगीकरण का मतलब फिर वो प्रयोग करेंगे। श्याम पट्ट कार्य भी इसी के साथ जोड़ दिया। अब एक थोड़ा सा वो जो कल परसों में अपने एक प्रश्न आया था उस समय थोड़ा सा ऐसे उलझने जैसी स्थिति बनी थी अपने, तो भाई ये क्या मामला है, तो इसको मैं क्लियर करता हूँ, कभी दिमाग में जो लोड नहीं आएगा उसका। कभी भी अपने को ऐसा नहीं सोचना है कि जैसे श्याम पट्टकारी 5वें नंबर पे है तो वो पहले नंबर पे नहीं होगा, ऐसा कभी होता नहीं। ये तो क्या जो विद्वानों ने है जो फिक्स कर दिया कि भाई इस प्रकार से आप लिखो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी जैसे मान लो कोई शिक्षक है, मान लो मैं ही साइंस पढ़ा रहा हूँ, आज अपने 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, और मुझे कोई एक व्याख्यान प्रदर्शन विधि के माध्यम से कोई टॉपिक पढ़ाना है, तो मैं आते ही बोर्ड के ऊपर नाम तो लिख सकता हूँ, डेट वगैरह लिखा, जैसे मैंने प्रकरण क्या है अपना ऐसा कुछ लिखा, तब भी वो काम तो क्या कहलाएगा? श्याम पटकरी कहलाएगा। तो ऐसा बाउंडेड नहीं है कि श्याम पटकरी आपको ये चारों काम करने के बाद ही 5वें नंबर पे करना है, ऐसा नहीं। अब यहाँ हमें समझने की बात यह है कि दिमाग में अपने ऐसे फीड होना चाहिए कि शुरू में है जो कोई ना कोई प्लानिंग रहेगी। अब प्लानिंग में क्या है, तो वो शिक्षक है जो घर से तैयारी कर रहा है या विद्यालय में जो उसका कक्ष है जैसे व्यक्तिगत रूप से,
वहाँ जो कोई भी आज ये पार्ट पढ़ाना, इससे रिलेटेड ये इक्विपमेंट हो सकते हैं, या प्रयोग में जो जो भी सामान है जो प्रयोग में आएंगे वो सारी की सारी वो वस्तुएं जो इकट्ठी कर रहा है। तो ये एक तरीके से उसके लिए क्या बात हो गई, योजना बनाने की। ठीक है। फिर प्रस्तावना, क्योंकि हम जो शिक्षण मेथड से पढ़ते हैं तो उसमें प्रस्तावना कौशल की बात करते हैं। ये कोई भी विषय आप शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले आपको कुछ प्रश्न पूछने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि बालक को पहले से क्या क्या जानकारी है, और वो जानकारी है उससे आगे आपको जानकारी देनी है, उसी जानकारी में और नई जानकारी ऐड करनी है ताकि वो आराम से सीख पाए। तो वो पूर्व ज्ञान वाली बात होगी। अब जब प्रस्तावना प्रश्न में लास्ट की बात यही आती है ना कि आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो फिर क्या करेंगे अपन, प्रस्तुतिकरण। अब कुछ को लगेगा कि प्रस्तुतिकरण क्या होता है और प्रयोगीकरण क्या है, ये भी तो अलग अलग शब्द नहीं है। प्रयोगीकरण का मतलब क्या है, आप उनके सामने कोई भी गतिविधि कर रहे हो जो भी है उसमें केमिकल वगैरह को मिलाना और ये करना, वो प्रस्तुतिकरण भी तो कहला सकता है। तो यहाँ प्रस्तुतिकरण का मतलब ऐसे समझ लो कि आप उसका कंटेंट है उसको बता रहे हो पहले कि इस प्रकार से हम ये, जैसे बोर्ड पे लिख के बताना, श्याम पटकारी हालांकि बाद में है, लेकिन प्रस्तुतिकरण में ये हो सकता है कि आप बताओगे कि इस प्रकार से आज हम एसिड और जो बेस है उन्हें उदासीन कैसे होता है, इस प्रकार की कुछ बात करेंगे। ये क्या कहलाएगा, प्रस्तुतिकरण। और बाद में जो प्रयोग है वो प्रयोग वाली कहानी हो गई। फिर जो भी आपने एक्टिविटी की है उसको आप जो शॉर्ट में कहाँ पर लिखोगे, बोर्ड पे लिख दोगे। और लास्ट में है जो बालक क्या कर देंगे, प्रतिलेखन या निरीक्षण वगैरह खुद से करके देखना चाहे, या आज हमने क्या सीखा उसको जो व्यवस्थित लिखना चाहे, तो वो लास्ट काम। तो व्याख्या प्रदर्शन में पहला सोपान क्या है, योजना बनाना। ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या हो गया, प्रस्तावना। तीसरे नंबर पे प्रस्तुतिकरण। चौथे नंबर पे प्रयोग का प्रयोगीकरण, प्रयोग वाला काम। और पांचवें नंबर पे श्याम पट्टकारी। श्याम पट्टकारी के बाद लास्ट में क्या कर लेंगे, प्रतिलेख या निरीक्षण। क्लियर है। अब इसमें गुण वगैरह दोष तो हर जगह अपन देखते हैं, और किसी विधि में जैसे गुण और दोष लिखे हुए नहीं है ना, किसी जगह जो कभी कभी अपन पढ़ेंगे तो उसमें केवल ये लिखा हुआ है विशेषताएं, आ सकता है क्या लिखा हुआ विशेषताएं। तो विशेषताएं भी लिखा हुआ आ जाए तब भी अपने को समझ, विशेषता में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें आ सकती है। गुण में केवल पॉजिटिव बातें आएंगी और दोष में केवल नेगेटिव बातें आएंगी। इस प्रकार से थोड़ा अपने दिमाग में रखना ताकि समस्या नहीं आए, जैसे एग्जाम पूछे वैसे है जो अपन कर सकते हैं। जैसे इसमें खर्चा कम लगेगा, समय की बचत हो जाएगी, तीव्र गति से सीखेंगे, क्योंकि बालकों को आप मौका नहीं दे रहे हैं, जो ट्रेन टीचर है वो ही प्रयोग करके बता रहा है। तो यहाँ पर समय बचेगा, क्योंकि उसको तो पहले से ही पता है ना कि क्या होता है, उसने पहले खूब बार प्रयोग कर रखा है, इस प्रकार की संभावना है, तो समय बचेगा यहाँ। और जैसे मान लो एक क्लास में 30 बच्चे हैं और आप जो प्रयोगशाला मेथड से उनको खुद से प्रयोग करवा के सिखाना चाहते हैं, तो वो जो एक इक्विपमेंट टीचर यूज कर रहा है उसकी बजाय आप कितने इक्विपमेंट चाहिए, आपको 30 चाहिए, है ना। तो थोड़ी संभावना है कि वहाँ खर्चा ज्यादा होगा, यहाँ जो खर्चा कम होगा। तीव्र गति से सीखना, यहाँ जो रोज रोज नए प्रयोग सिखाए जा सकते हैं। और कोई विद्यार्थी है जैसे कि भाई मेरे समझ में नहीं आया, तो वो समझने तक की बात है, उल्टा पुल्टा काम होने की संभावना कम है। प्रयोगशाला में थोड़ी वो समस्या रहती है। कई विद्यार्थियों को एक साथ सिखाना जो संभव है, टीचर एक रहेगा, इतने विद्यार्थी बैठे हैं वो सब है जो एक साथ सीख सकते हैं। तो उसमें ये बात आ जाएगी कि ये है जो किस पर सेंट्रलाइज है, टीचर के ऊपर। इसी कारण ये अमनोवैज्ञानिक हो गई। और विद्यार्थियों को सबसे मेन जो टेक्निकल समस्या आज की एजुकेशन की वो चाहती है कि भाई बच्चे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, और इस विधि में जो बच्चों को मौका नहीं मिलता है, ये इसकी है जो सबसे बड़ी अपन कमी या ड्रॉबैक मान सकते हैं। एक विधि के बारे में हमने बात कर ली, कौन सी, व्याख्या प्रदर्शन। ठीक है। तो अब हम व्याख्यान विधि के बारे में जब बात करें तो हिंदी में है और जगह सब जगह यूज होती है, लेकिन व्याख्या प्रदर्शन में थोड़ा ऐसे कोशिश करना दिमाग में रहे, अब नहीं भी कोई प्रयोग वगैरह करेंगे और उसी के बारे में बताएंगे, और शिक्षक ही है जो मेन सेंटर में रहेंगे। आगे बात करनी है समस्या समाधान। विज्ञान की जो शिक्षण विधियां काफी काम की है, विज्ञान ही वैसे काम का विषय ही है। और पहले जब 10वीं 11वीं में पढ़ते थे उस समय तो ऐसे लगता था कि वो टेक्निकल चीजें हैं यार, विज्ञान में गणित में ही है। लेकिन अब मुझे लगता है कि उस समय जो जो मानविकी सब्जेक्ट है वो पढ़े, और अब थोड़ी विज्ञान वगैरह ये चीजें समझ में आने लग गई, तो ज्यादा बढ़िया कॉम्बिनेशन बन गया। तो ऐसे ही अपने को सोचना है कि ये चीजें जो अपने जीवन में कहीं लागू होने में है तो उसको लागू करने की कोशिश करें। अब समस्या समाधान का शाब्दिक अर्थ बताओ। शाब्दिक अर्थ पूछा है, क्या अर्थ होगा, समस्या समाधान का शाब्दिक अर्थ होगा समस्या का समाधान करना, ये होगा ना। और क्या है भाई, कोई समस्या है आपके सामने, उसका जो हल आपने ढूंढ लिया तो वो क्या हो गया, अभी जवाब देने में बहुत समस्या है। और मैं कह रहा हूँ कि कोई विद्यार्थी अगर ऐसा है ना, ऐसे सोचता है कि भाई नहीं बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए,
हालांकि बहुत गंभीर और ऐसे लोगों की विशेषता होती है कि वो नहीं बोलते हैं, उस जगह लागू होती भी है ये बात। लेकिन कोशिश करो, अपना प्रोफेशन है वो टीचिंग वाला है, तो हमें थोड़ी बोलने की जोरी करनी चाहिए। ये विधि वैज्ञानिक विधि है, जनक है इसके, पुराने जनक तो कौन है, सुकरात है। और गेस्टाल्ट वादियों ने इसको जो प्रॉपर रूप में काम में लिया था, इसी कारण आधुनिक जनक है जो किनको मानेंगे। अब मान लो परीक्षा में जो आधुनिक जनक पूछा और गेस्टाल्टवादी देने के बजाय गेस्टाल्टवाद का किसी विद्वान का नाम लिया, तब भी सही हो जाएगा। गेस्टाल्टवाद के फाउंडर में अपन मानते हैं ना, बर्दाइमर है, कोलर, कोका, एक और कौन है, कुर्तलेवी, ये इनमें से कोई नाम आ जाए, या बाई चांस दो तीन के नाम देके उपरोक्त सभी कर दे, तब भी वो सही हो जाएगा। तो दो विद्वानों के नाम तो यहाँ हो गए, दो का मतलब एक विद्वान का नाम हो गया, एक पूरा वाद वाले वो आ गए। तो सुकरात को ध्यान रखना, गेस्टाल्टवाद को ध्यान रखना, ठीक है। और ये विधि है जो कैसी विधि है, अब विज्ञान में है तो लगभग वैज्ञानिक विधियां आएगी, ठीक है। और अपने यहाँ भारत में जो बहुत लेट उपयोग हुआ, 1970 में जो इसका उपयोग शुरू हुआ था, एनसीईआरटी ने पहली बार 70 में अपने करिकुलम में डाली थी, टीचर वगैरह उनको इसलिए इस रूप में जो ट्रेंड करना शुरू किया था। अब इसको 3 लाइनों में बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं, मतलब मैंने लिखने का प्रयास किया। देखो, शिक्षक द्वारा किसी प्रकरण पर, प्रकरण का मतलब यहाँ समझ लो कोई भी हम साइंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हो गया, समस्यात्मक, और समस्यात्मक परिस्थिति का निर्माण, मतलब टीचर है वो किसी भी टॉपिक पर एक ऐसी परिस्थिति बनाएंगे जो कैसी हो, बोलो, समस्यात्मक हो। विद्यार्थियों द्वारा स्वयं तर्क और चिंतन का प्रयोग करते हुए उस समस्या का समाधान किया जाएगा, इसी कारण नाम है समस्या समाधान। मतलब विद्यार्थी के सामने एक समस्या प्रस्तुत कर दी उस टॉपिक से रिलेटेड, अब वो विद्यार्थी जो खुद से स्वयं, ये शब्द आया है क्या, स्वयं, अब जैसे ही स्वयं शब्द आया है ना, तो सब समझ जाओगी ये मनोवैज्ञानिक होगी, बाल केंद्रित होगी, सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, जो पॉजिटिव बातें हैं वो आ जाएंगी। खुद से चिंतन करेगा, खुद से तर्क करेगा और उस समस्या का समाधान निकालेगा। और जॉर्ज जॉनसन करके कोई विद्वान है, हालांकि विद्वानों की कोई इसमें पक्की लाइन याद होना जो जरूरी नहीं है, हम पीवाईक्यू वगैरह हैं उसको प्रॉपर रिसर्च करेंगे, कहीं ऐसी संभावना अगर बनती है दूर दूर तक भी, तब इनको अपन याद कर लेंगे। बाकी ये केवल और केवल समझने के लिए होती है, तो समझ लेते हैं इसको। मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने के लिए सर्वोत्तम तरीका है समस्या समाधान, ऐसा मानते हैं कौन, जॉर्ज जॉनसन। और जितने विद्वान हैं उन्होंने कुछ ना कुछ कहा है, तो फिर वो डिटेल बढ़ाने के हिसाब से ही है। बाकी यहाँ है कि भाई माइंड ट्रेंड हो जाएगा बालक का, जितना अपन समस्या का समाधान करते जाएंगे, नई नई समस्या आएगी, वैसे वैसे अपना दिमाग है जो इन फ्यूचर कोई भी समस्या आएगी तो उससे रिलेटेड कोई भी जो तकनीकी समस्या है उसको अपन सही कर सकते हैं। क्लियर है ये बात तो। और इसका एक बढ़िया उदाहरण हो सकता है, अपने जो विद्यार्थी हैं, अभी हम बात करेंगे कि विज्ञान का हमें उपयोग करना है, जो भी पढ़ रहे हैं तो उसका खुद की पढ़ाई में भी उपयोग करना। जैसे हमारे सामने कोई एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको मानो कि वो क्या है, हमारे लिए समस्या है, और हम उसका आंसर है जो ढूंढ रहे हैं वो क्या है, उसका समाधान है। तो अब इसके लिए जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, उसको जो अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि मेरे एग्जाम में 150 क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो ये विधि भी उसके, यानी ज्यादा से ज्यादा आपको प्रश्न हल करना, जितने ज्यादा प्रश्न हल करोगे उतनी ज्यादा संभावना है कि आप एग्जाम तक के लिए ट्रेंड हो जाओगे। अब सोपान सीधी कहानी है कि समस्या समाधान की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, समस्या का चयन करना पड़ेगा। उसके बाद ये शिक्षक के रूप में बात कर सकते हैं, समस्या का प्रस्तुतिकरण करना पड़ेगा, समस्या उपकल्पनाओं का निर्माण, उससे रिलेटेड और क्या क्या बातें हो सकती हैं, एस्पेक्ट वगैरह हैं, उनके बारे में बात करनी है। और समस्या से संबंधित सारी जो सूचनाएं वगैरह हैं उनका संकलन, संकलन का मतलब क्या हुआ, डेटा कलेक्शन मान लो एक तरीके से, जो भी समस्या आपकी उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं, छात्रों का हल, छात्रों द्वारा जो हल निकालना। अब ये जो समस्या है उसका समाधान कौन निकालेगा, बालक खुद निकालेगा। और लास्ट में जो टीचर उस समस्या के समाधान का क्या कर लेगा, मूल्यांकन कर लेगा। कोई विज्ञान में एक चैप्टर बताओ जहां हम जो कोई समस्या परिस्थिति का निर्माण कर सकते हैं और बालक को मौका दे सकते हैं और वो बालक जो उस समस्या का समाधान करेगा। साइंस तो पढ़ी है, कुछ ने 12वीं तक पढ़ी है, नहीं तो 10वीं तक तो है ही है, बोलो देगा। हाँ, रासायनिक समीकरण वाली अभिक्रिया वाली बात कर सकते हैं अपन, ठीक बात है। और कोई, कौन सा, हाँ, समीकरण को और भी क्या बोलते हैं, संतुलित क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, हाँ, ऐसा कुछ किया जा सकता है। और थोड़ा सा और साइंटिफिक इधर जो अपने क्लास में अभी अनुकूल रहे, जिस पे हम बात कर सकें बढ़िया से। अब कुछ को लग रहा होगा कि ये जो सारा सारा जो पाठ्यक्रम है वो इस विधि से तो नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि अपने को एक टॉपिक बोलने में अगर लग रहा है समय, इसका मतलब
लेकिन जिस भी समस्या का समाधान निकालेंगे ना विद्यार्थी, तब तो वो काफी बढ़िया हो जाएगा। एक बार इसको पूरा करते हैं, गुण दोष वगैरह जो भी और होगा देखते हैं, फिर एक टॉपिक पर बात करते हैं अपन। अब जब ये विधि की बात कर रहे हैं अपन, है ना, समस्या समाधान की, तब शिक्षक को कुछ बातें ध्यान रखनी है। कैसे? जैसे समस्या पाठ्यक्रम के अनुसार हो। आप ऐसी समस्या पकड़ा दो जिसका उनके कोई सिलेबस से कनेक्शन नहीं है और आगे काम की नहीं है, तो गलत है। बालक के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। ऐसी समस्या यदि जिसके बारे में वो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता, तब वो ज्यादा हो जाएगा। फिर बालकों के स्तर और योग्यता के अनुरूप हो, यानी आपको ये ध्यान रखना है कि 10वीं क्लास के बालक है तो उनको 10वीं क्लास के लेवल की ही समस्या बताई जाए। बालक के भावी जीवन से संबद्ध हो। समस्या ऐसी बताओ जिसका उसके जीवन में है जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है बाद में। इन बातों का ध्यान रखा जाए तो बेहतर शिक्षण होगा। ऐसा कुछ है जो अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, समस्या समाधान के बारे में। तो यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना है कि समस्या समाधान विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक क्या सावधानी रखे, या के संबंध में सत्य कथन है, असत्य कथन है। तो वैसे तो ये सामान्य सी बात है, ध्यान रह जाएगी। यहाँ हर बात ऐसी है जो नॉर्मली अपन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचेंगे तो सारी पॉजिटिव। और एक बढ़िया फॉर्मूला भी बन रहा है यहाँ से, एक देखो, जब भी कोई भी अप्लाइड क्वेश्चन है ना, तो उसको हल कर रहे हो तो अपने आप को जो क्या मानो, शिक्षाविद मानो बहुत बड़ा, और मनोवैज्ञानिक मानो कि भाई मैं जो एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, अब मैं जो इस पे मेरी क्या राय होगी, तो ऑटोमेटिक सही आंसर आ जाएगा। हमारा जो दृष्टिकोण बदलेगा ना, तो सारी जो आगे कहानी है वो बदल जाएगी। कोशिश करनी है ऐसे सोच के जब भी हल करो तो, ठीक है। और कभी कभी ऐसे हो सकता है कि कोई बहुत भारी साइकोलॉजिस्ट बन जाओ तो कभी इधर उधर हो जाए, वो बात अलग है। एक सामान्य मनोवैज्ञानिक मानते हुए भाई मेरी जगह जो अगर वाटसन होता, जॉन डीवी होता, या अपने वो बायोमेट्री वाले कौन है, गाल्टन होते, तो वो क्या सोचते इस प्रश्न पर, ऐसे सोच के देखो तो फिर जो उसका समाधान निकल जाएगा, और बहुत प्रॉपर। इसमें जो समस्या पाठ्यक्रम के अनुसार हो, सीधी है ना, साइकोलॉजिस्ट यही चाहेगा कि भाई उसके हिसाब से होनी चाहिए, पूर्व ज्ञान पर बेस हो। तो ये भी एकदम सॉलिड बात है, असत्य नहीं हो सकती है कभी। बालकों के स्तर और योग्यता के अनुरूप होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, और हर विधि में लागू होना चाहिए। तो भावी जीवन से संबंध हो, ये काफी बढ़िया बात लिखी है। अब इसके गुण क्या है जो देखो, मनोवैज्ञानिक है, बाल केंद्रित है, और इससे प्राप्त ज्ञान है जो कैसा होगा। ज्यादातर हमने देखा है कि बाल केंद्रित होती है, मनोवैज्ञानिक होती है, तो ज्ञान भी कैसा होता है, स्थायी ज्ञान। और इसीलिए कोशिश की जाती है कि स्थायी ज्ञान प्राप्त करवाना है बालकों को, तो हम ऐसी विधियां उपयोग करें जिनका थोड़ा मतलब निकले। आजकल की जो प्राइवेट स्कूल वाली एजुकेशन है वो गड़बड़ इसीलिए है क्योंकि वहां बालकों को क्या करवाया जाता है, रटन विधि है सीधी। छोटा बच्चा है उसके ऊपर दबाव रहता है भयंकर लेवल का, और उसको रटवा दिया जाता है, उसको गिनती वगैरह है अंग्रेजी वगैरह में। और जो 8-10 साल का बालक है, जैसे उसको 40 तक पहाड़े आ गए और उसको गिनती वगैरह ये चीजें प्रॉपर आ गई, तो उसके माता पिता घर वाले हैं जो वो इतने खुश की सब कुछ नहीं किए, जबकि एक्चुअल पढ़ाई है ही नहीं। 4-5 साल तक के बालक तो बहुत सारे देशों में तो उनके परीक्षा, तीसरी तक तो शायद जापान में कोई एग्जाम वगैरह नहीं होता। मस्त है, तुम जो समझ में आ रहा है सीखो और मस्त रहो, और ज्यादा प्रॉपर है जो दिमाग तभी डेवलप होगा। वो रटंत वाली कहानी की थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। अब यहाँ क्या है, रटंत वाली बात नहीं है, यहाँ बालक को समस्या दी गई है ना, तो इसके बाद समाधान निकालेगा वो खुद, और खुद से काम कर रहा है तो फिर वो नॉलेज है वो स्थायी रहेगा। स्वाध्याय प्रवृत्ति का विकास, बालक खुद से जब, क्योंकि समस्या का समाधान खुद को करना है तो खुद से स्टडी करेगा, उस पर रिसर्च करेगा। और जब भी खुद रिसर्च कर रहा है, कोई सॉल्यूशन निकाल रहा है प्रॉब्लम का, तो तर्क और चिंतन शक्ति ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। भावी जीवन में समस्या समाधान के लिए तैयार करना है। अब कोई व्यक्ति है उसने जितनी ज्यादा समस्याओं का समाधान किया, उतनी ज्यादा आगे संभावना है कि वो समस्या को जल्दी है जो सोल्व कर पाएगा। आत्मनिर्भरता आएगी, खुद से काम कर रहा है। और अगर आप आज किसी समस्या का समाधान निकालते हो ना, तो आपकी पर्सनालिटी है वो पॉजिटिव में, मतलब वो सकारात्मक रूप से है जो और प्रभावी बनती है। सीधी बात है। तो हम भी जब भी हमारे कोई समस्या आती है तो किसी ऐसे व्यक्ति से ही संपर्क करते हैं कि उस टाइप की समस्याओं में वो एक्सपर्ट हो, तो इसका मतलब व्यक्तित्व का निर्माण होगा। समूह में सहयोग की भावना, समूह में काम करने की और सहयोग की भावना आएगी, क्योंकि कहते हैं ना ऐसे कि भाई समस्या का समाधान है जो कोई एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता, एक ग्रुप है मिलके अगर उस पर काम करे तो वो प्रॉपर काम कर सकता है, और उच्च कक्षाओं में ज्यादा उपयोगी है, ऐसा कुछ इसका गुण है। तो सारी बातें समझ में आ गई। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, समस्या समाधान के बारे में। दोष भी है, जहाँ गुण है वहाँ दोष तो नहीं है। तो अब दोष के बारे में बात करते हैं। समस्या समाधान नीति के दोष है कि ये प्राथमिक स्तर पर, यहाँ जस्ट हमने बात की ना कि उच्च कक्षाओं में उपयोगी है, तो प्राथमिक स्तर पर क्या होगी, अनुपयोगी। अब कुछ कहेंगे कि ये प्राइवेट स्कूल वाली बात आप बीच में ऐसे लेके आ गए, बाकी प्राइवेट स्कूल में तो ये समस्या समाधान वाला तो बैठता ही नहीं है मामला, तो वो अलग संदर्भ में बात कर रहे थे हम। बाकी प्राथमिक स्तर पर ये कैसी हो जाएगी, अनुपयोगी। कारण क्या है,
आप छोटे बच्चों को कोई भी समस्या दोगे तो फिर वो उसको समझ ही नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे तो कैसे काम चलेगा। बार बार प्रयोग से निरस्ता। आप जो इस विधि का अगर बार बार रोज समस्या दे रहे हो तो बालक में इंटरेस्ट है जो खत्म हो जाएगा, रोज उसके ऊपर दिमाग का दबाव आएगा ज्यादा, मशीन टाइप काम करने लग जाएगा। और क्योंकि समस्या का समाधान करना है तो कभी कभी जो फटाफट से सॉल्यूशन हो गया और कभी उसका आंसर नहीं मिला तो फिर समय है जो ज्यादा लग जाएगा। और ऐसे जो मेथड है ना, थोड़े टेक्निकल मेथड, इनके लिए चाहिए एक्सपर्ट टीचर। और एक्सपर्ट टीचर है वो जो है क्या, एक्सपर्ट टीचर की बहुत कमी होती है। ज्यादा ही निर्देशात्मक संदर्भ सामग्री की आवश्यकता होती है, मतलब निर्देशात्मक और संदर्भ सामग्री आपको जो बालक को प्रोवाइड करवानी होती है समस्या का समाधान निकालने के लिए, लेकिन वो किस मात्रा में चाहिए, ज्यादा ही चाहिए कुछ, बाकी तो और जगह भी आवश्यक होती ही है, वैसे भी पढ़ रहे हो तब भी संदर्भ सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। विशुद्ध रूप से व्यक्तिवादी शिक्षण विधि, ये इसका दोष हो गया। व्यक्तिवादी कैसे होगा, इसमें एक ही व्यक्ति है वो इन्वॉल्व होगा, सीधा समस्या का समाधान कर रहा है तो, या कोई सॉल्यूशन निकल गया तो जिससे तो बालक है वो अपने आप में थोड़ा ज्यादा ऐसे मान सकते हैं उसको, टीचर हो चाहे बालक हो, ज्यादा प्रभावशाली होने की कोशिश करेगा, तो व्यक्तिवादी होगी। ये कौन सी विधि की बात कर रहे थे अपन, समस्या समाधान विधि की। हालांकि सुकरात से शुरू होकर गेस्टाल्ट वादियों ने बढ़िया से काम किया, एनसीईआरटी ने 70 में इसमें थोड़ा सा काम करके इसको मान्यता दे दी थी। और जॉर्ज जॉनसन ने जो इसको मस्तिष्क को ट्रेंड करने के लिए सबसे बढ़िया विधि माना है। और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जैसे विशेषता में ये आ जाए ना, तो एक क्योंकि विधि पढ़ते हैं अपन मस्तिष्क उद्वेल है, तो वो नहीं है, ये जो समस्या समाधान के संदर्भ में बात कही है ये थोड़ा ध्यान रख लेना। बाकी गुण दोष वगैरह जो भी परीक्षा में आएगा तो एक दो बार भी पढ़ रखा है तो कर लोगे। अब आगे विधि है, नाम है ह्यूरिस्टिक। इसी को खोज विधि भी बोल देते हैं, ज्यादातर खोज ही नाम आता है, लेकिन हम आज ह्यूरिस्टिक शब्द को ज्यादा ध्यान रखेंगे बढ़िया रहेगा। और खोज विधि को ही हम क्या बोल देते हैं, अनुसंधान विधि भी बोल देते हैं। फाउंडर है इसके बाहुबली, कौन है, आर्मस्ट्रॉन्ग, याद रह जाएगा। आर्मस्ट्रॉन्ग नाम हमने साइंस में बचपन में सुना था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का शायद सुना होगा। ऐसे कैसे ये अपने इधर पेडागोजी में भी आर्मस्ट्रॉन्ग है, इन्होंने जो ह्यूरिस्टिक विधि दी थी। और ह्यूरिस्टिक है जो ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका मीनिंग होता है मैं खोजता हूँ। क्या होता है मीनिंग, मैं खोजता हूँ। प्रश्न बन सकता है, यहाँ पे ध्यान रख लेना, ह्यूरिस्टिक शब्द है वो किस भाषा का है या उसका मीनिंग क्या है। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मैं खोजता हूँ, मतलब खुद से जो ज्ञान का निर्माण करना, स्वयं ज्ञान विधि है। अब इसका बेस जो कथन है, अल्बर्ट स्पेंसर ने इसके बारे में बात की है, क्या कहा है कि जितना अधिक संभव है बालक को कम से कम बताना चाहिए, तथा जितना अधिक संभव हो बालक को खोजने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। ये बात कही है हर्बर्ट स्पेंसर ने। इससे बालक जो ज्यादा प्रॉपर सीख पाएगा। समझ में आई ये बात, क्या कहा हर्बर्ट स्पेंसर ने, कम से कम बताओ और ज्यादा से ज्यादा खुद से है जो खोज करने दो, ठीक है ना। हर्बर्ट स्पेंसर नाम आता है ना। अब अनुसंधान विधि के हैं जो खूब सारे क्या है, सिद्धांत है, तो उन पे बात करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग आएगा इसमें, क्योंकि खोज कर रहा है तो खुद से काम करेगा तो करके सीखना हो गया। फिर उपयोगिता का सिद्धांत, अब ये कैसे लागू होता है उपयोगिता का सिद्धांत, भाई खोज उसी बात की करवाओ जो उसके लिए यूजफुल हो, उपयोगी हो, तो उसको क्या कर देंगे अपन, उपयोगिता का सिद्धांत। स्वतंत्रता का सिद्धांत, बालक जब भी काम कर रहा है, मैं शब्द आया इसमें, वैसे तो अपने हिंदी वाले तो मैं को थोड़ा गड़बड़ मानते हैं, अहंकार का भाव है, लेकिन यह बालक खुद से सीखता है, खुद से खोज करता है, तो इसका मतलब उसको आपको फ्री छोड़ना पड़ेगा, तो स्वतंत्रता का सिद्धांत लागू हो गया। और खुद से बालक सीख रहा है तो उसको जो चिंतन करना खुद से, और उसकी इंसाइट है वो डेवलप हो गया, अंतर्दृष्टि का विकास होगा, खुद से काम करेगा। वैज्ञानिक है और मनोवैज्ञानिक है, दोनों तरीके से इसको मानना पड़ेगा। हमें क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि बालक है जो स्वतंत्र है यहाँ पर, ठीक है। अब खोज विधि में सबसे पहले आपको जो प्रकरण का निर्धारण करना है, ये इसका पहला चरण हो गया, तो भाई इस प्रकरण पे काम करना है, बाल को बता देंगे। फिर उपयुक्त साधनों की उपलब्धता, मतलब बच्चों को जो भी इक्विपमेंट वगैरह चाहिए वो प्रोवाइड करवा देंगे। फिर जो भी समस्या, अब कुछ को लगेगा कि समस्या समाधान में तो नहीं आ जाएगा ये, तो देखो बहुत सारी विधियां हैं वो एक ही साथ प्रयुक्त हो जाती है, कभी अपन पढ़ना चाहे तो। एग्जामिनर अगर हमें प्रश्न देगा तो वो स्पेसिफिक क्लियर कट बताएगा कि भाई आपको इसके संदर्भ में बात करनी है। आगे है तथ्यों की खोज, उससे रिलेटेड जो भी जो फैक्ट वगैरह डेटा वगैरह है आपको कलेक्ट करने हैं। फिर आप अपनी तरफ से एक परिकल्पना का निर्माण करेंगे, उसको निरीक्षित करेंगे कि ये ठीक है नहीं है, और लास्ट में क्या करना है आपको, निष्कर्ष निकालना है। और जब भी हम ये बात कर रहे हैं ना, हमारे भारत भारत के संदर्भ में बात करें या फिर भारत को तुलना कर लेते हैं अमेरिका से, ठीक है, या अमेरिका से तुलना कर लें, या आजकल चाइना बढ़िया कर रहा है क्या, चीन से तुलना कर लें,
तो कुछ को लगेगा कि भाई भारत में क्या गड़बड़ है, भारत में जो रिसर्च वगैरह अनुसंधान है उसमें हम थोड़ा सा गड़बड़ पीछे है, मतलब गड़बड़ का मतलब पीछे, आजकल तो हालांकि खूब स्पीड में आ गए लेकिन फिर भी थोड़ा पीछे है। तो कारण ये है क्योंकि हमारे यहाँ जो एजुकेशन से रिलेटेड जो रिफॉर्म वगैरह है ना वो बहुत लेट। अभी जैसे हम एनसीईआरटी की बात कर रहे थे तो 1970 में इसको जो मान्यता दी, इसका मतलब उससे पहले हम ये मेथड यूज ही नहीं कर रहे थे। अब मान लो कोई देश है वो उससे 20 साल पहले भी यूज कर रहा होगा, तो फिर 20 साल का तो इम्पेक्ट तो आएगा, स्वाभाविक सी बात है। चाइना वगैरह है वहाँ 1950 के लगभग है जो ये सारे के सारे जो अपन ओपन इकोनॉमी ये रिफॉर्म आ गए थे, वहां पर बढ़िया से जो गवर्नमेंट ने विदेशी जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह है उसको अनुमति दे दी थी। तो आज वो थोड़ा सा अपने से आगे है। अपने यहाँ 90 के लगभग है जो संभावना बनी, थोड़ा सा अपना जो पिछड़ गए। शिक्षण में भी सेम कहानी, जैसे जैसे है जो चीजें थोड़ी लेट डिले शुरू होगी तो वो थोड़ा सा देश है जो गड़बड़ कर जाएगा। अब ये जो खोज वगैरह की ये बात हम संदर्भ बात कर रहे हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह का नाम है, अमेरिका वगैरह ने इनका उपयोग किया। तो आज हम बात करें जो भी पेटेंट वगैरह की बात करें या आधुनिक जो भी ये जो अपन कहें इसको मशीनें वगैरह बनी है, तो वहाँ ज्यादा संभावना है ऐसी विधियां अगर कोई बालक बचपन से अगर पढ़ रहा है जिसको खुद से अनुसंधान करना खोज करनी है, तो फिर प्रबल संभावना है कि वो ज्यादा बड़े होने के बाद भी ज्यादा अच्छे इंजीनियर वगैरह बनेंगे। आगे है खोज विधि के गुण। तो मनोवैज्ञानिक है, बाल केंद्रित है, और बाल केंद्रित है मनोवैज्ञानिक है, इसका मतलब प्राप्त ज्ञान कैसा होगा, स्थायी होगा, बालक खुद से काम कर रहे हैं। फिर जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास, खुद से अगर रिसर्च करने का मौका मिल जाए तो जिज्ञासु प्रवृत्ति ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी, और खोज करने में जो बैठा नहीं रहेगा जी वहाँ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तो क्रियाशीलता का विकास होगा, बालक क्रियाशील रहेगा। खुद से रिसर्च करेगा तो स्वाध्याय की संभावना बन गई। खोजी प्रवृत्ति का विकास होगा, भाई मैं खोजता हूँ इसका मतलब आपकी प्रवृत्ति कैसी होगी, खोजी की, रिसर्च करने वाली बात है। और तर्क वगैरह जो चिंतन है, आत्मनिर्भरता है, आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो बालक में आएगा। जब भी रिसर्च करोगे तो तर्क और चिंतन की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। और दोष में हम पढ़ सकते हैं कि खोज कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो तो बहुत समय लगेगा। अब इसमें हम जो बात करें, जैसे हम सुनते हैं, हालांकि ये सच है या कभी कभी लगता है कि झूठ भी हो सकता है, हम ऐसे सुनते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन ने लाइट बनाई थी, तो उसको कभी तो सुनते हैं 1000 बार, कभी सुनते हैं 10,000 बार प्रयोग किया था, असफल हुए थे, फिर जाके लाइट, ऐसा सुना है बल्ब के बारे में, बल्ब को इन्वेंट किया था उससे पहले, ऐसा कुछ है ना। अब मान लो वो जैसे एक तरीके से है जो मैं खोजता हूँ, मतलब उन्होंने खोज की तो उनको 10,000 बार में तो बहुत समय लग गया होगा ना। जब भी आप रिसर्च करेंगे, अनुसंधान करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, श्रम भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि आप समय ज्यादा दे रहे हो तो मेहनत भी ज्यादा ऑटोमेटिक हो गई ना। और पाठ्यक्रम में क्या हो जाएगी फिर, देरी। अगर इस विधि का आपको जो उपयोग करके बच्चों को पढ़ाना है ना सिलेबस, तो फिर सोचो मत उसके बारे में। और रिसर्च करने के लिए आप कैसे बच्चों को जो मौका नहीं दे सकते, मंदबुद्धि बालक है उनके लिए अनुपयोगी है, उनको आप जब भी ऐसे खोजने के लिए कहोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, वो कुछ अलग ही खोज के लिए आएंगे। और छोटी कक्षाओं के लिए भी है जो ज्यादा यूजफुल नहीं है, कभी कभी अशुद्ध परिणाम प्राप्त हो जाना, ये भी तकनीकी समस्या होती है। जैसे बालक को खोजने के लिए कहा और वो जो अपनी तरफ से है जो रिजल्ट लेके आ गया आपके पास, लेकिन वो रिजल्ट है क्या हो सकते हैं, सही नहीं हो सकते है ना, गलत भी हो सकते हैं। तो ये कौन सी विधि पढ़ ली हमने, खोज विधि। कौन से स्ट्रॉन्ग है, आर्मस्ट्रॉन्ग, याद रह जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक बात है। और कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक का। अब ये लेटिन ग्रीक इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है तो ध्यान रख लेना, ग्रीक। और क्या अर्थ होता है, मैं खोजता हूँ। प्रयोगशाला विधि, विज्ञान में जो आधार है वो कौन सी विधि है, प्रयोगशाला। हालांकि प्रयोगशालाएं अब धीरे धीरे बनने लगी हैं, बाकी प्रयोगशाला शब्द जैसे ही आएगा तो अपन समझ जाएंगे कि ये बात चल रही है किस पर, बोलो, साइंस। क्रियात्मक विधि है, एक्टिविटी मतलब करनी पड़ती है, इसमें खुद से है जो कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, बालक स्वयं व्यक्तिगत रूप से है जो सीखेगा, ऐसा कुछ एनसीईआरटी भी मानती है। इसका आधार है आगमनात्मक चिंतन। आगमनात्मक चिंतन का मतलब वही हो गया कि पहले क्या आएगा, उदाहरण आएगा, और उस उदाहरण के आधार पे है जो धीरे धीरे उनकी सत्यता है उसको फिक्स करते हुए आप अभी क्या बना लोगे, नियम बना लोगे। यही है जो प्रयोगशाला विधि में मेन बात होती है। अब इसके सोपान में सबसे पहले आपको प्रयोग के उद्देश्यों का क्या करना पड़ेगा, निर्धारण करना पड़ेगा कि भाई हम ये प्रयोग कर रहे हैं प्रयोगशाला में जाके, तो उसका जो मकसद क्या है। फिर आवश्यक उपकरण सामग्रियों की व्यवस्था करना, प्रयोगशाला में जैसे हो सकता है कि ऊपर रैक वगैरह में पड़ी है तो उनको जहाँ प्रयोग करते हैं वहां लेके आना। फिर प्रयोग द्वारा सूचनाएं या प्रेक्षण प्राप्त करना। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ये आगे हम शायद व्यक्तित्व वाले में, बुद्धि वाले टॉपिक में, साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। प्रेक्षण यानी क्या होता है बोलो, प्रेक्षण सब तो पहले पढ़ा है,
प्रेक्षण का मतलब होता है, जैसे मान लो मैं एक विद्यार्थी हूँ, ठीक है, मैं प्रयोगशाला में खड़ा हूँ, यहाँ पर जो जो मेरे साथी हैं वो प्रयोग कर रहे हैं और मैं डायरी लेके खड़ा हूँ। अब उन्होंने जैसे सोडियम को जो अंदर डाला, वहाँ वो ब्लास्ट वगैरह हुआ है, जो भी है, धुआं बन गया, नीला रंग आ गया, या साइंस में ऐसे ही प्रयोग होते हैं। तो मैं उसको नोट करूंगा कि इसको पानी के अंदर डालने के बाद जो इस प्रकार से इसका रंग बदल गया, समय वगैरह भी नोट कर सकता हूँ मैं घड़ी वगैरह से भी, 5 सेकंड में इसका कलर एकदम चेंज हो गया, ऐसा कुछ। जैसे अशुद्ध पानी है, वो फिटकरी वगैरह के बारे में बता रहे हैं कि फिटकरी से वो जो पानी थोड़ा ऐसा हो जाता है, वो कचरा है जो वो नीचे पेंदे में जमा हो जाता है, तो उसमें वो टाइम वगैरह नोट कर सकता है कि 10 मिनट लगे, 5 मिनट लगे। तो ये जो जानकारी नोट कर रहा है उसको कहेंगे अपन प्रेक्षण, ठीक है। प्रयोग द्वारा सूचना या प्रेक्षण प्राप्त करना। फिर उनका क्या करना, सामान्यीकरण। अब ये सामान्यीकरण तो साइकोलॉजी का शब्द है, इसको बता सकते हैं। सामान्यीकरण का मीनिंग क्या होगा बोलो भाई। आपने जो एक्टिविटी प्रयोगशाला में की, ये पूरी दुनिया में कहीं पर भी गतिविधि होगी तो उसका सेम रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ बालकों को समझ में आ गया है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, सामान्यीकरण हो गया बात। और लास्ट में जो सिद्धांतों को क्या करना, सत्यापन करना। सत्यापन का मतलब जैसे रिजल्ट हमारे पास जो आउटपुट आया है और सेम है, उसको हम फॉलो करके देखेंगे कि भाई हर कंडीशन में ये है तो इस प्रकार का रिजल्ट दे रहा है, तो वो सिद्धांतों का क्या हो गया, सत्यापन हो गया। ये सोपान बात कर रहे हैं हम कौन सी विधि की, प्रयोगशाला, ठीक है ना। सबसे पहले प्रयोग के उद्देश्य निर्धारण, फिर उसके लिए सामग्री का अरेंजमेंट करना, उसके बाद प्रेक्षण नोट करना, फिर उसका सामान्यीकरण करके लास्ट में सत्यापन करना। कुछ ऐसी ट्रिक वगैरह भी बना के भी याद कर सकते हैं, ये याद होंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। और आगे बात करते हैं इसके गुणों की। तो छात्र है जो खुद से लर्निंग बाय डूइंग वाला नियम है, तो इसका मतलब किस पर केंद्रित हो गई, छात्र पर। बालक है जो करके सीखता है, और जब भी करके सीखता है तो ज्ञान कैसा होगा बोलो, सही होगा। दृष्टिकोण बालक का है जो कैसा हो जाएगा, वैसे इसमें मनोवैज्ञानिक लिखा है, आप जो वैज्ञानिक भी कह सकते हैं कि दृष्टि बालक का जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक हो जाएगा। हम्म। हाँ कमल बाबू। हाँ मैं करूँ फोन वाला। हाँ इसको कंटिन्यू रखना है ना अपन, बिल्कुल भी बीच में ब्रेक नहीं ले रहे हैं। आगे बात कर रहे हैं, एक सेकंड थोड़ा सा। हाँ बोलो रे। गुण में गांठ लगा गए अपन, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसी को अपन और क्या कह सकते हैं, क्योंकि विज्ञान पढ़ रहे हैं तो वैज्ञानिक आ जाए तब भी एक ही बात हो गई वो। और साथ ही साथ जो कौन सी प्रवृत्ति डेवलप हो जाएगी, स्वाध्याय की, रचनात्मक प्रवृत्ति, क्योंकि यहाँ पर खुद से क्रिएटिव काम कर रहा है, और सेल्फ डिपेंडेंसी भी आएगी, खुद से काम कर रहा है, आत्मविश्वास आएगा उसका। इतना खतरनाक लेवल पे काम है जो गड़बड़ हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये ऐसे लिखा जाना चाहिए था ना। दोस्त देखो, सर्वाधिक खर्चीली कैसी है बोलो, सर्वाधिक खर्चीली, ज्यादा समय लगता है। सर्वाधिक खर्चीली कैसे है, प्रयोगशाला की वो कोई भी सामग्री है जो वो ऐसे ही पाएगी नहीं, और प्रयोग वगैरह की कहानी है तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ज्यादा समय और ज्यादा श्रम। अनुभवी या दक्ष टीचर चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रयोगशाला में समस्या है कि मान लो जैसे कि दक्ष टीचर नहीं है और केमिकल इधर उधर उल्टे पुल्टे डाल दिए, ब्लास्ट हो गया कुछ, तो सारी कहानी जो गड़बड़ हो सकती है ना। तो अनुभवी या दक्ष शिक्षक चाहिए, धीमी गति से शिक्षण होगा, स्लो चलेंगे इसमें।
और सिलेबस है जो स्लो चलेंगे तो डिले होगा। ये लिखा भी है वैसे, दुर्घटनाओं की संभावना रहती है प्रयोगशाला विधि, रहती नहीं रहती। पहले के समय में ऐसे होता था कि प्रयोगशाला वगैरह का ये तो अपन मतलब बहुत सारे बच्चे को चुरा के लेंगे ऐसे, कुछ जगह उल्टे पुल्टे केमिकल वगैरह इधर उधर फैला दिया, कुछ ऐसी घटनाएं अपन सुनते थे, तो वो एक कहानी हो सकती है। छोटी कक्षाओं में यह है जो उपयोगी नहीं है। छोटी कक्षाओं में क्यों उपयोगी नहीं है? कि वहां जो दुर्घटना की संभावना ज्यादा है। जैसे मान लो आप प्रयोगशाला में लेंगे छोटे बच्चों को और उसमें कोई बीकर वगैरह पड़ा है, उसमें कोई केमिकल पड़ा है, रसायन वो जो भी एसिड वगैरह पड़ा है, छोटे बच्चे तो उठा के घूंट भी भर सकते हैं। हाँ भर सकते हैं, छोटे बच्चों की स्वाभाविक वो तो नेचुरल प्रक्रिया है ना। अभी घर पे ध्यान नहीं रखते हैं क्या ऐसे अपन कि भाई कोई ऐसी चीज है जो उनके हाथ में नहीं आ जाए। प्रत्येक विषय वस्तु को प्रयोग द्वारा पढ़ना संभव नहीं है, हर एक टॉपिक है जो आप इससे नहीं पढ़ा सकते। तो ऐसी कुछ विधि है, नाम है क्या? प्रयोगशाला विधि। ठीक ठाक समझ में आ गया? बहुत ज्यादा कुछ भी ऐसा फैक्ट नहीं है, बस सीधा अपने दिमाग में एक बार जैसे ही आएगा तो अपन सारी चीजें जो रिकॉल कर सकते हैं आराम से। अब बात करनी है अपने को वैज्ञानिक विधि। नाम ही ऐसा है कि इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। एक तो विद्वान को याद रख लेना, जॉन डीवी। ठीक है ना? वैज्ञानिक विधि के जनक कौन है? जॉन डीवी। बहुत जगह हम जनक पढ़ते हैं, अब जनक के बजाय कोई विद्यार्थी ऐसे ध्यान रख लो फाउंडर है, या जो एजुकेशन में प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं वो जॉन डीवी। ओवरऑल अध्ययन के लिए विज्ञान की विशेष शिक्षण विधि है, मतलब सारी की सारी जो विज्ञान के पाठ्य में सामग्री है उसको अपन है जो इस विधि से पढ़ सकते हैं ना। विशेष शिक्षण विधि हो गई, विशेष पद्धति हो गई शिक्षण। अब सबसे पहले हमें बात करनी है इसके सोपान की। तो वैज्ञानिक विधि के बारे में ये लाइन समझ में आएगी क्या? ओवरऑल अध्ययन के लिए विज्ञान की विशेष शिक्षण विधि हो गई, मतलब जैसे ही वैज्ञानिक शब्द आएगा तो ये है जो किसको ज्यादा प्रभावी रूप से जो बताने की कोशिश करेगी, विज्ञान को। ठीक है ना? अब पहला है सोपान में समस्या को परिभाषित करना या चुनना। अब यहाँ समस्या शब्द जैसे आएगा तो कुछ के दिमाग में आ जाएगा कि समस्या समाधान विधि भी तो पढ़ रहे हैं, वहां भी तो चयन ही कर रहे थे, परिभाषित कर रहे थे। तो भाई इसका नाम है वैज्ञानिक विधि, तो वैज्ञानिक विधि जब भी बात करेंगे हमने तो यहाँ टॉपिक के चयन को ये है किस रूप में बताएगा, हमें समस्या के रूप में बताएगा। फिर दूसरा है प्रासंगिक आंकड़े एकत्रित करना। आंकड़े एकत्रित करने का मतलब जो भी टॉपिक आपने लिया उससे रिलेटेड क्या है जो चीजें हो सकती हैं उनको इकट्ठा करना और उनका विश्लेषण करना। और बहुत बार हम बात करते हैं ना कि हमारे पास प्रॉपर अगर डेटा है तो हम आगे काम कर सकते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अभी ये जनगणना वगैरह होती है और भी जहाँ भी काउंटिंग की बात करते हैं तो फिर उसके आधार पर हम विकास योजनाएं वगैरह बनाएंगे, ऐसा कुछ है जो उसके पीछे का मंतव्य रहता है। फिर एक परिकल्पना निर्माण है। अब कुछ को लगेगा कि हमने इमेजिनेशन के बारे में तो बात की है, ये परि शब्द लग गया, इसका मतलब क्या? परिकल्पना निर्माण, पहले से अपने दिमाग में कुछ ऐसा आउटलाइन बनाना कि भाई ऐसा करने पर ये हो सकता है, इस टॉपिक में हम ये चीजें कर सकते हैं। फिर जो कर सकते हैं ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ हमने इमेजिन किया, अब उसको हमें क्या करना? टेस्ट करना, परीक्षण करना। और परीक्षण करेंगे तो उसका क्या निकलने वाला है? निष्कर्ष। अब परीक्षण के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे हमने जो पढ़ने में भी बहुत बार हो सकता है कोई एक टेक्निक यूज की है, जैसे तो उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट वगैरह देख लिया हमने कि ऐसा ऐसा इसका हमें जो ये इनपुट दिया तो ये आउटपुट मिला, और पुराना जो भी है और उसके आधार पे हमने अपने खुद के स्तर पर है जो एक इमेजिनेशन तैयार की कि भाई हम इस रूप में काम करेंगे, जहाँ पर जैसे मान लो कि हमारे पास जो सिलेबस बहुत ज्यादा है तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो काम कर सकते हैं कि भाई मेरे को ये टेक्निक काम कर सकती है कि मैं जो क्या कर लूँ उस पर शॉर्ट नोट्स तैयार कर लूँ। अब शॉर्ट नोट्स वगैरह तैयार कर लिए आपने, और जब भी आपका टेस्ट वगैरह हुआ तो उसका जब रिजल्ट आया तो वो रिजल्ट है वो क्या कर लेगा, उसका आपको निष्कर्ष बता देगा, इसका उपयोग करने पर आप है जो इस लेवल तक पहुंचे। अब विशेषताएं क्या है? तो देखो पहला है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब वैज्ञानिक विधि में होता है कि एक व्यक्ति है जो प्रयोग कर रहा है तो अलग रिजल्ट आया, और दूसरा है तो दूसरा प्रयोग कर रहा है तो उस समय अलग रिजल्ट आया, ऐसा नहीं होता। यानी कि वो जो यूनिवर्सल है हर जगह है जो उसका लगभग लगभग रिजल्ट है जो सेम आएगा। फिर जो वस्तुनिष्ठ है उसी को अपन और क्या बोलते हैं? जो फिक्स है, निश्चित है ना? और सत्यापनीयता का मतलब होता है जिसको जो सत्यापित किया जा सकता है, किसी भी प्रकार से जो उसको आप जो सत्यापित कर सकते हैं। विज्ञान में होता है ऐसा। फिर सामान्यीकरण है, शुरू में ये विशेषता जो अपन बात कर रहे थे तो उस समय एक जगह नाम दिया था। सामान्यीकरण का मतलब होता है कि वो हर जगह अप्लाई हो जाएगी। भविष्यवाणी की क्षमता होती है, इसमें हम पहले से कह सकते हैं कि ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा। संशोधन एवं परिवर्तनशीलता, चीजों में है जो क्या हो सकता है? बदलाव किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है और चेंज हो सकता है।
ठीक है क्या? अब कुछ को लगेगा कि लास्ट वाले पॉइंट में फर्स्ट वाले में तो हमारा थोड़ा सा विरोधाभास है। ये तो कह रहा है कि निश्चयात्मक है, ये कह रहा है कि परिवर्तनशीलता है, तो ये सकारात्मक परिवर्तनशीलता की बात कर रहा है। ठीक है, इस विधि में वर्गीकरण, क्रम परीक्षण, सृजनात्मक चिंतन, अंत में सभी के लिए उपयोगिता समान रूप से वेद रहती है। कार्ल पियर्सन है, उन्होंने कुछ इसके बारे में बात करने की कोशिश की। तो ये कह रहे हैं कि जब भी आप इस टेक्निक को यूज करोगे तो वहां वर्गीकरण है या क्रम परीक्षण है या सृजनात्मक चिंतन है, और ये सारा का सारा कुछ है वो जो इसका यूज है वो लास्ट में किसी भी स्तर पर है जो भेद रहेगा। मतलब कोई व्यक्ति है जो क्रम परीक्षण कर रहा है, कोई वर्गीकरण कर रहा है, किसी भी प्रकार से सृजनात्मक चिंतन किसी व्यक्ति के द्वारा, वैज्ञानिक के द्वारा, टीचर के द्वारा या छात्र के द्वारा किया जा रहा है, लास्ट एंड फाइनल हुआ जो सभी के लिए वेद रूप से उपयोगी रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? आउटकम है वो लगभग एक जैसे होंगे। कौन सी विधि की बात कर रहे हैं अपन? वैज्ञानिक। ठीक है ना? तो ये हमारी बातें हो गई किसकी, बोलो? विज्ञान शिक्षण की बातें हो गई। समझ में आई क्या? अरे बोलो, कितनी विधियां पढ़ी विज्ञान में? 5 हो गई। पांचों के नाम बता दो बस। सबसे पहली व्याख्या प्रदर्शन। ओके, दूसरी कौन सी थी? तीसरी कौन सी थी? ह्यूरिस्टिक। चौथी कौन सी थी? और लास्ट कौन सी? वैज्ञानिक विधि, जो सारे के सारे कंटेंट है उसको पढ़ाने में काम आ सकती है। रिवीजन की आवश्यकता लग रही है क्या अभी? हाथों हाथ कल रिवीजन कर लेंगे। और ठीक है, वैसे तो अगर किसी को ऐसे लगे कि भी एक बार इसी क्लास को वापस सुनना है तो यूट्यूब जिंदाबाद है, लेकिन इतना समय अभी है नहीं अपने पास, तो जब बाद में मौका मिले तब। आगे हमें बात करनी है किसके बारे में? सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियों के बारे में। तो सामाजिक विज्ञान जब अपन सिलेबस को देखते हैं ना, तो सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति लिखा हुआ था, वहां पर ये शब्द नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये जो सामाजिक सामाजिक अध्ययन की संकल्पना है, तो इस संकल्पना में अपन है जो शामिल करेंगे किसको? शिक्षण विधियों को भी, मतलब सारी चीजें जो इसमें आएगी। हालांकि थोड़ा सा संकल्पना वाली बात करें तो नोट्स है उनको जो एक्सचेंज किया जा सकता था, लेकिन अभी हमें जो पूरा फोकस रख रहे हैं अपना कि भाई हमें जो शिक्षण विधियां कंप्लीट करनी है, तो सामाजिक की प्रकृति वगैरह के बारे में और भी थोड़ा कंटेंट अलग हो सकता है, तो उस पर अपन बात कर लेंगे, उसको भी ऐड कर देंगे। ठीक है ना? उसको मतलब बाद में अलग से क्लास में अपन पढ़ लेंगे। फिलहाल अपन पढ़ रहे हैं सामाजिक की कौन सी विधियां? शिक्षण विधियां। और उसमें पहले नंबर पे है कौन सी विधि? पर्यटन विधि। तो पहले थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। जैसे विज्ञान के बारे में हमने बात की, तो वहाँ खोज वगैरह की, समस्या समाधान की, ऐसी बातें की जाती है। सामाजिक विज्ञान थोड़ा सा अलग है उससे, है तो विज्ञान ये भी, लेकिन इसके आगे क्या लग गया? सामाजिक शब्द लग गया। और हमें समझना है केवल इस सामाजिक शब्द को, जैसे ही इसको समझेंगे सारी विधियां वगैरह और इजी हो जाएगी। और जो भी और चीजें भी पढ़ेंगे ना अपन इसके, जैसे सहायक सामग्री है, समस्याएं कौन सी हैं, प्रोजेक्ट काम इस पे क्या कर सकते हैं, और निदान और उपचार वगैरह सारा कुछ, तो वो बढ़िया समझ में आएगा। तो यहाँ सामाजिक का मतलब क्या हुआ? अगर शब्द को अलग करके देखे तो यहाँ शब्द आ गया क्या? समाज, और प्लस क्या आ गया? एक। समाज में एक प्रत्यय लगने से नया शब्द बन गया सामाजिक। तो यहाँ सीधा है, बेस है वो क्या है? समाज है। अब समाज के इतर जो चीजें आती हैं उनको छोड़ो, समाज के अंदर जितनी भी गतिविधियां वगैरह हैं, और उनको अगर अपन साइंटिफिकली बातचीत करें, उनको जो अलाइन करें ऐसे, तो फिर वहां उसको अपन क्या कर देंगे? सामाजिक। जैसे सामाजिक शब्द का सामाजिक विज्ञान के अलावा और जगह भी उपयोग होता है, जैसे सामाजिक शब्द के साथ विज्ञान लग रहा है, ऐसे कुछ और शब्द बोलो। सामाजिक गतिविधियां हो गई, बोलो। और क्या हो सकता है? बोलो। सामाजिक परंपराएं, वेरी गुड, ये शब्द है ठीक। सामाजिक परंपराएं और सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक विकास, सामाजिक कार्य, वेरी गुड, कि आज सामाजिक कार्य में जा रहे हैं हम, ऐसा कुछ हो सकता है। और क्या? समाज को काम है, ऐसे बोलते हैं ना, वो सामाजिक कार्य। और रीति रिवाज, परंपराएं, और बोलो सामाजिक के साथ। सामाजिक, यस, एक सामाजिक प्राणी भी है। सामाजिक प्राणी शब्द हुआ, देखो सामाजिक प्राणी किसे कहते हैं, बोलो? जो जो ज्यादा घुलता मिलता है, दोस्त वगैरह ज्यादा गैंग रहती है उसकी, वो सामाजिक प्राणी बोल देते हैं। वैसे तो हर मनुष्य जो क्या है? सामाजिक प्राणी। किसी व्यक्ति को आप जो समाज से
बाय कार्ड करके एक जगह पे कर दो तो वो थोड़ा दिनों में पागल हो जाएगा। और क्या हो सकता है सामाजिक के साथ? चलो, तो समाज से रिलेटेड सारी की सारी बातें हैं जो किसमें आ जाएगी? सामाजिक विज्ञान में आ जाएगी। विज्ञान शब्द आते ही वो जो समाज की बातें हैं वो अव्यवस्थित नहीं रहेगी, थोड़ी व्यवस्थित हो जाएगी, वर्गीकृत हो जाएगी। थोड़ा उनमें जो जो पुराना हिस्ट्री वगैरह का और ऐसा भूगोल का वो जो कुल मिला के समन्वय हो जाएगा उसको अपन बोलेंगे क्या? सामाजिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान को पढ़ना है तो सामाजिक विज्ञान का मतलब हमारे चारों तरफ जो भी दुनियादारी है वो सारी आएगी, और उसमें पहले नंबर पे वो तो 40 विधियां हैं, उसमें से जो लागू होगी वो यहाँ लागू हो जाएगी। और बाकी और विधियां जो प्रॉपर सामाजिक को ही पढ़ाने में काम ली जाए, तो उसमें एक विधि का नाम है पर्यटन विधि। क्या नाम है बोलो? पर्यटन विधि। अब ये पर्यटन शब्द तो क्योंकि हम राजस्थान जीके में पढ़ते हैं तो पर्यटन पूरा टॉपिक पढ़ते हैं। करिश्मा आड़ा का नाम आता है उसमें, है ना, पधारो मारे फिर मूमल ऐसी होटलों के बारे में, आरटीडीसी के बारे में बातचीत करते हैं, तो वो सारी दुनियादारी है जो उसमें है। अब यहाँ पर पर्यटन का संदर्भ है जो अपने पेस्ट्रोलॉजी से शुरू होता है। 18वीं सदी में पेस्ट्रोलॉजी ने वहाँ जो भी उनकी कोचिंग रही होगी, जो भी एकेडमी रही होगी, जो भी उनकी यूनिवर्सिटी रही होगी, वहां पर उन्होंने ये तरीका मेथड है जो यूज करना शुरू किया था। और जो आधुनिक दुनिया है उसमें प्रोफेसर रेने ने इसका उपयोग शुरू किया था। ठीक है, पर्यटन विधि का। अब क्या है कहानी जो देखते हैं अपन। सोपान है सबसे पहले पाठ्यक्रमानुसार स्थान विशेष का चयन, जहाँ पर आपको घूमने जाना है। ये कुल मिला के घुमाने ले जाने वाली कहानी है। फिर अनुमति लेना। अनुमति दो संदर्भ में हो सकती है, जैसे मान लो कि स्टूडेंट है उसको भी अपने माता पिता से परमिशन लेनी। कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जैसे कि उसको कहीं जाना है वो बिना माता पिता को पूछे जो चला गया जब पढ़ रहा है उस समय। हालांकि धीरे धीरे इतने आजकल होशियार होने लग गए कि अब अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी ऐसा अपन इसमें थोड़ा समझ लेते हैं। और टीचर है उसको भी अनुमति लेनी पड़ेगी। किससे बोलो? टीचर अभिभावक से अनुमति कैसे लेगा? टीचर है जो अपने जो भी हेड है इंस्टीट्यूट के अधिकारी वगैरह है उनसे है जो अनुमति लेंगे। समझ में आ गई बात? व्यवस्था करना। व्यवस्था करना का मतलब टेम्पो वेम्पो बस ऐसे जल्दी समझ में आएगा। तो घूमने जाना है तो व्यवस्था चाहिए ना, परिवहन वगैरह की, वहाँ खाना पीना है, रहने की जो भी व्यवस्था हो वो सारा कुछ। और पर्यटन से प्राप्त जानकारी बालकों से लिख पाना। लास्ट में आप जो भी घूम फिर के आ गए उसके बाद बालकों से आप जो वहाँ उनके जो अनुभव है वो लिखने के लिए कहेंगे। और ये बहुत प्रभावशाली हो सकती है अगर ईमानदारी से ये लास्ट वाला पॉइंट है जो और हो जाए। खुद भी ऐसे सोचना, जैसे कहीं घूमने गए हो उसके बारे में जो अपने को 2 पेज लिखने हैं, जैसे तो वो 2 पेज लिखोगे ना जब भी थोड़ा ऐसे लगेगा कि अंडरस्टैंडिंग का लेवल तो बढ़ा है। और ये अपने अपने अभी जब शुरू में क्लास में हमने जो अपने पुराने जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है उनके अनुभव पढ़े थे, तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई और सेलेक्टेड स्टूडेंट है ना जिसने ये 2 पेज में अनुभव नहीं लिखे, और जिन्होंने लिखे उनके व्यक्तित्व में 1-2% तक अंतर आ जाएगा। ये चीज देखना, क्योंकि जब हम वो पूरा का पूरा प्रक्रिया है उसको एकदम से 2 पेज में लाते हैं, उस समय बहुत सारी एक्टिविटी हमारा दिमाग है जो खतरनाक लेवल में रिएक्ट करता है। और आगे हमें जीवन में जो क्या चीजें ध्यान रखनी नहीं रखनी है, क्या होता नहीं होता है, ऐसा कुछ थोड़ा एक तरीके से मूल्यांकन का मौका मिलता है अपने को। तो यहाँ बालक जैसे घूम के आया उसके बाद लिख रहा है, इसका मतलब वो क्या करेगा? उसका प्रॉपर मूल्यांकन करेगा, जो भी उसको बढ़िया लगा है, जो भी नेगेटिव चीजें हुई, सारा कुछ जो बढ़िया से आ जाएगा। और वो स्थायी ज्ञान वाली बात आ जाएगी। गुण में देखते हैं कैसी विधि है। परम मनोवैज्ञानिक कहना चाहिए, जैसे अपने को भी कहते हैं कि घुमाने ले जा रहे हैं तो बस और क्या चाहिए। हाँ? अब घूमने कौन जा रहा है? बालक जा रहा है। अब उसको लग रहा है कि मास्टर भी जा रहे हैं साथ में, लेकिन बालक जा रहा है तो इन्वॉल्वमेंट उसका ज्यादा है। अब यहाँ पर जो भी अनुभव होगा वो कैसा है? और प्रत्यक्ष अनुभव है, वो तो सबसे मेन बात हो गई। फिर मनोरंजक, अब घूमने जा रहे हो तो वहां तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें जो ऑटो बढ़िया हो जाएगी ना। स्थायी ज्ञान जब भी बाल केंद्रित है और मनोवैज्ञानिक है तो उससे प्राप्त ज्ञान कैसा होता है? स्थायी ज्ञान। अब घूमने जा रहे हो तो जैसे आप हैं जो कुछ लेके गए टिफिन वगैरह में, कुछ मिठाई वगैरह लेके गए, अब आपके और दोस्त भी हैं जो साथ में बैठ के खाना खाओगे, तो कौन सा भाव आएगा? सहकारिता और सहयोग का भाव। वहां किसी की छोटी मोटी चोट लग गई, कुछ हो गया, कभी चप्पल टूट गई किसी, मतलब ऐसे बहुत सारी संभावनाएं बन सकती हैं। और भी तो एक दूसरे का आप क्या करोगे? सहयोग करोगे। तो घूमने जाओगे जब भी सहयोग की भावना डेवलप होगी। अब कुछ को लग रहा है चप्पल टूट गई तो उसमें कोई कैसे मदद कर सकता है? अपनी चप्पल दे देगा। यस, होशियार आदमी। आगे देखो इधर, वो टेम्पो में बैठ के गया है ना, ज्यादा उसका उपयोग नहीं रहेगा। दोस्त देखो, समय और धन अधिक लगेगा। घूमने जाओगे उस चीज को, जैसे टॉपिक है उसको अगर पढ़ रहे हैं, उस पढ़ने के बजाय अगर आप वहां पर किताब में पढ़ने के बजाय घूमने जाके और देखना चाहो और पढ़ना चाहो तो फिर समय ज्यादा लग जाएगा। और वहां जाओगे तो किराया लगेगा आपका, है ना, तो ये थोड़ा सा पैसा खर्च हो जाएगा। और दुर्घटना का डर,
सबसे ज्यादा जो समस्या है वो यही है कि सबको लगता है कि क्या हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी, तो उसका डर भी रहता है। अनुशासनहीनता की संभावना, अपने यहाँ के विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा सा आप फ्री छोड़ दो, कुछ कर दो ऐसे, जैसे अभी आज, हाँ, पिता स्कूल की एक वो सर वगैरह ने डाल रखा था, पिता स्कूल में वहाँ आसपास के आए या न जाने कहाँ के आए, जो भी आए, लेकिन वो सारी रेलिंग वगैरह तोड़ दी, वो खंबे वगैरह पूरा नुकसान कर दिया। तो अपने यहाँ जो बालकों में अनुशासनहीनता की थोड़ी संभावना ज्यादा रहती है, ये थोड़ी गड़बड़ बात हो सकती है। हो सकता है ना, जैसे मान लो घुमाने लगे, 40-50 बच्चे हैं, टीचर एक ही है, वो कहीं फोन वोन पे लग गए, कुछ इधर उधर और काम करने लग गए, और तब तक तो हम्म, संभालना भारी हो जाता। पाठ्यक्रम, संपूर्ण पाठ्यक्रम है जो इससे आप नहीं पढ़ा सकते। एक तकनीकी समस्या क्या है बोलो, संपूर्ण पाठ्यक्रम है जो इससे पढ़ा पाना संभव नहीं है। मतलब आप जगह जगह घुमा, जैसे अपने दुर्ग वाले टॉपिक पढ़े हैं और मान लो उसको जो पर्यटन विधि से पढ़ाए, तो अपन तो मुसाफिर हो जाएंगे। हैं? एक दिन तो जालोर में, हाँ, एक दिन चित्तौड़गढ़, एक दिन मेहरानगढ़ चले गए, एक दिन जैसलमेर, कुछ कहेंगे कि मतलब भूकंप गया, मतलब बहुत सारी टेक्निकल समस्या आ सकती है। चलो, इसके बारे में किसी विद्वान ने कहा है कि विद्यालय की चार दीवारी से बाहर बालकों को किसी विशेष उद्देश्य से भ्रमण के लिए ले जाना पर्यटन विधि है। तो समझ में तो आ गई ना विधि, बहुत सरल विधि है वैसे, इसमें कोई तनाव लेना ही नहीं है, अपने को घूमने फिरने की बातें हैं तो वो समझ जाएंगे। अगली यानी दूसरी विधि है, नाम है क्या, मस्तिष्क उद्वेलन। ये बढ़िया विधि है और शब्दों को समझते हैं, मस्तिष्क तो क्लियर है, अरे बोलो, सब जानते हैं। हाँ, थोड़ा चेक करो, देखें है सुरक्षित है, कंप्लीट। आगे शब्द है इसके उद्वेलन, क्या है बोलो, उद्वेलन। तो उद्वेलन का मतलब क्या होता है, जो बताओ। हाँ, हलचल हो गया, और क्या, हम्म, उद्वेलन शब्द का मतलब नहीं सुना, उद्वेलन शब्द पहले, हाँ सुना है तो बताओ ना, क्या उद्वेलन। हाँ, थोड़ा आसपास हो सकता है, मतलब तूफान वगैरह की उत्पत्ति, ऐसे एकदम तनाव, टेंशन, बहुत सारे विचार है जो अलग अलग टाइप के विचार है जो मस्तिष्क में लाना, ऐसा कुछ, उसको अपन उद्वेलन कह सकते हैं। और भी कोई बताना चाहे तो पीछे बैठे हैं उनमें से, बोलो रे, उद्वेलन का मतलब क्या होगा। हम्म, जैसे आपके सामने जो एक समस्या आई छोटी मोटी, ठीक है, उसका समाधान आपने नहीं निकाला, उससे पहले कोई नई समस्या आ गई, फिर घर वालों ने कुछ और काम बता दिया, फिर कोई दोस्त का फोन आ गया, मेरे पैसे वापस दे, ऐसा कुछ, और 5-6 चीजें हैं जो आपके दिमाग में एक ही समय पे मिक्स हो गई, तो फिर आपके दिमाग में जो विचारों का क्या पैदा हो जाएगा, तूफान सा आ जाएगा कि ये करूं वो करूं क्या करूं, तो फिर वो क्या कहलाएगा, उद्वेलन। हालांकि यहाँ पर है जो एक नियंत्रित प्रक्रिया के तहत है, जो मस्तिष्क को एक वो तरीके से सेट करके और उद्वेलित किया जाता है, तो अपने को तनाव नहीं लेना है, ऐसी ऐसी बातें हैं। लेकिन उद्वेलन शब्द का बहुत सामान्यकरण है जो अपने को करना बहुत जरूरी है। बहुत बार कुछ विद्यार्थियों को ऐसे भी लगता है कि जब आप बीच में ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि जब भी जो भी चीज हम सीख रहे हैं ना, हमारा जीवन से जुड़ी हुई, अगर वो किसी कहानी के साथ वो अटैच हो गई, मतलब उसका सामान्यकरण हो गया, तो उसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है ये बात। तो जनक है इसके एलेक्स ऑसबर्न, क्या नाम है, एलेक्स ऑसबर्न, 1950 के समथिंग है जो उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था। और इनकी पुस्तक है, उसका नाम है अप्लाइड इमेजिनेशंस, ऐसी कल्पना जिसको जो लागू किया जा सके। तो मस्तिष्क में विचारों का तूफान पैदा होना ही मस्तिष्क उद्वेलन है, इस किताब के अंदर लिखी हुई लाइन है अप्लाइड इमेजिनेशंस के अंदर। तो क्या है लाइन को एक बार बोलो देखें। अब देखो, प्रोफेसर विल्सन है, ये मान लो इनके दोस्त मान लो, या और जो जिन्होंने इस पर रिसर्च की, काम किया, तो उन्होंने जो इसके 8 सोपान बताए। 8 सोपान में पहला सोपान है परिचय। परिचय का मतलब क्या होता है, कोई भी टॉपिक वगैरह है जिससे रिलेटेड हमें जो मस्तिष्क में उद्वेलन उत्पन्न करना है, उसके बारे में परिचय देना। शिक्षक दे देंगे परिचय आके कि भाई हम इस पर बात करने जा रहे हैं। फिर हिम भंजन, हिम भंजन का मतलब होता है, जैसे हमारे दिमाग में जो कोई पुरानी कोई क्या बनी हुई है, धारणाएं बनी हुई है, तो उनको क्या करना, बोलो, भंजन का मतलब होता है तोड़ना, बर्फ को पिघलाना, या बर्फ को पिघलाना होगा वैसे इसका सीधा अर्थ। लेकिन जो परंपरागत जो धारणाएं हैं उनको क्या करना, तोड़ना, वो क्या कहलाएगा, हिम भंजन।
क्योंकि वो परंपरागत जो बातें अगर हम कर रहे हैं तो फिर तो मस्तिष्क उद्वेलन का मतलब नहीं रहेगा। फिर तीसरे नंबर पे है समस्या का स्पष्टीकरण, कि किसके बारे में आपको जो समझना, बात करनी, सारा कुछ तूफान किसके बारे में होना चाहिए वो तो स्पष्टीकरण हो जाएगा। फिर समस्या पर क्या करोगे, ध्यान केंद्रित करोगे। ध्यान केंद्रण ही आज की सबसे बड़ी समस्या है, हम आज सही जगह फोकस नहीं कर पाते। फिर है केंद्रित कथन का चुनाव। हम जब भी ध्यान केंद्रित करेंगे वहां से हमें जो कोई ना कोई एक स्टेटमेंट मिलेगा, उसका हमें चुनाव अनेक मिलेंगे, लेकिन एक जो भी सबसे केंद्रित हो उस पर है जो हम अपना ध्यान केंद्रित कर लेंगे बाद में, और उसके आधार पे हैं जो फिर मस्तिष्क को अपन क्या करने वाले हैं, उद्वेलित करने वाले हैं। अब बहुत सारे सुझाव आएंगे हमारे सामने, उन सुझावों में से हम कुछ सुझाव है उनका क्या कर लेंगे, चयन कर लेंगे, और वो जो सुझाव है उनका फिर क्या कर लेंगे, लास्ट में मूल्यांकन कर लेंगे। एक तरीके से ये हो गया, मतलब एक प्रक्रिया है जिसमें जो शुरू में हमारे सामने कोई एक समस्या आई, उसके बाद हमने जो अपने दिमाग में उसका समाधान वगैरह ढूंढने के लिए खूब सारे विचार वगैरह विचार विमर्श किया, सुझाव वगैरह दिए, और लास्ट में उसका हमने क्या कर लिया, मूल्यांकन। एक मतलब एक प्रॉपर प्रोसेस हो गई इसकी। अब गुण में है सृजनात्मकता को प्रोत्साहन, क्योंकि यहाँ पर मूल और नए विचार आएंगे, तो कौन सी एक्टिविटी हो गई है, सृजनात्मक। नवीन विचारोत्पादन, जब भी हम किसी समस्या पर सोचेंगे, अगर विचार करेंगे तो कोई ना कोई नया विचार हमारे दिमाग में आएगा। और सभी सदस्यों को प्रोत्साहन, जो भी उसमें मस्तिष्क उद्वेलन विधि में जो शामिल हो रहे हैं, तो उनको सबको जब भी सुझाव मिलेंगे तो एक दूसरे के प्रति वो मोटिवेशन का भाव उनमें आएगा। ये हो गई अपनी कौन सी विधि, मस्तिष्क उद्वेलन। और मस्तिष्क उद्वेलन विधि को सामाजिक में पढ़ रहे हैं अपन, कहाँ पढ़ रहे हैं बोलो, लगे से रहा ना कि ये कहीं और जगह पढ़नी चाहिए, विज्ञान वगैरह में हो सकती है, लेकिन मस्तिष्क उद्वेलन है उसको अब थोड़ा हम बात करते हैं। जैसे मान लो हमारे समाज में जो भी समस्या है, सामाजिक समस्या बोल देता हूँ मैं, सामाजिक समस्या, तो समाज में बहुत सारी समस्या है। अभी हम बात करेंगे गरीबी, अशिक्षा, और भी बहुत सारे रूढ़िवाद, है ना, क्या क्या बहुत सारे हो सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, जब भी हमारे सामने कोई समस्या है तो हमें क्या चाहिए बोलो, समाधान चाहिए। क्या चाहिए, और समाधान में अगर आप एक किसी ग्रुप को इन्वॉल्व करते हैं, उनके सारे लोग बाग हैं, उनके सुझाव हैं, उनपे अगर विचार विमर्श करते हैं, तो कोई प्रॉपर समाधान भी वहां मिल सकता है अपने को। ऐसा कुछ अजीज स्थिति जो अपने समस्या समाधान, क्या नाम है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि है। जो समस्या का समाधान करना है वो किसके माध्यम से, मस्तिष्क को उद्वेलित करते हुए, तो फिर प्रॉपर समाधान हो सकता है। और अगर जो ग्रुप है जो बढ़िया से काम कर रहा है, और मान लो कि कोई सामाजिक समस्या है, उस पर आपने बहुत अच्छा जो समाधान ढूंढ लिया, तो फिर सारा का सारा ग्रुप कैसा हो जाएगा, मोटिवेट होगा और बढ़िया काम कर पाएगा। ऐसा पिछली बार जब मैं पढ़ा रहा था, तो उस समय मैंने ये विधि जब हम पढ़ रहे थे, उसी समय हाथों हाथ ही मैंने कहा था कि चलो कोई एक समस्या बताओ। फिर हाथों हाथ कोई समस्या बताई स्टूडेंट ने, फिर मैंने कहा इसके क्या क्या जो समाधान हो सकते हैं। फिर विद्यार्थियों ने कुछ विचार दिए भी थे, ऐसा कुछ किया जा सकता है, लेकिन एक बार इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में फिर वो बातचीत भी कर लेंगे ना। अगली है सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि, नाम बोलो एक बार। अब सामाजिकृत अभिव्यक्ति शब्द में सामाजिक, तो सामाजिकृत का मतलब जो समाज से रिलेटेड हो गया, अभिव्यक्ति का मतलब होता है खुद से कोई विचार विमर्श है, उसको विचार है उनको व्यक्त करना, वो क्या कहलाएगा, अभिव्यक्ति कहलाएगा। तो ये नवीन और गत्यात्मक विधि है। गत्यात्मक का मतलब अभी भी डेवलपिंग है, और नई है मतलब आधुनिक मान सकते हैं इसको, और आधुनिक मान सकते हैं, और आधुनिक की मांग है कि भाई सामाजिकृत अभिव्यक्ति है वो होनी चाहिए, मतलब बालक को ज्यादा से ज्यादा अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाए, ऐसा कुछ ये मानते हैं। पहला सोपान है इसका योजना बनाना। अब योजना बनाने की बात है जो हर जगह किसी में भी सोपान में पढ़ते हैं अपन, ये पहले आपको प्लानिंग करनी है, फिर उसको एग्जीक्यूट करना है, उसके आधार पे आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, लास्ट में उसका क्या करना, मूल्यांकन निकालना। तो सोपान तो सीधे सीधे हैं, और बात करते हैं क्योंकि गुण वगैरह से थोड़ी प्रॉपर समझ में आ जाएगी। जैसे पहला है छात्र योजना बनाना सीखते हैं, इसके सोपान में पहला काम क्या है, सोपान में पहला, तो इसका मतलब छात्र क्या सीखेंगे, योजना बनाना सीखेंगे। फिर प्रेरणा शक्ति को प्रोत्साहन, और ज्यादा मोटिवेट होंगे वो लोग। रुचि, निर्णय लेना सीखना, सही वाद विवाद करना। अब यहाँ क्योंकि सामाजिकृत अभिव्यक्ति की बात है, अभिव्यक्ति की बात है, तो फिर संभावना है कि वो आपस में क्या करेंगे, वाद विवाद करेंगे। और मैंने यहाँ शब्द और लिख दिया कि वो प्रॉपर होगा, बाकी खुद से निर्णय लेना सीखेगा और रुचि आएगी ऑटोमेटिक। स्वतंत्र विचार अभिव्यक्ति, बात ही अभिव्यक्ति की है ना, तो बालक है जो कैसे विचार कर पाएगा, स्वतंत्र होकर विचार अभिव्यक्त कर पाएगा। स्वतंत्र विचार अभिव्यक्ति की क्षमता का उसमें विकास होगा। अब थोड़े दोष भी है, जैसे थोड़ी संभावना बन जाती है कि जब हम वाद विवाद कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसे वाद विवाद में पड़ जाते हैं जिसका कोई मतलब
नहीं होता है। तो व्यर्थ वाद विवाद की संभावना है, और अगर वाद विवाद व्यर्थ है तो फिर समय क्या होगा, खराब होगा। सीधी कहानी इसके साथ जोड़ सकते हैं अपन। और बहुत बार ये होता है कि सामाजिक कृत अभिव्यक्ति है, उसमें अपनी क्लास में भी देखा होगा, सारे विद्यार्थी वो रुचि नहीं लेते हैं बोलने में, मतलब अपने आप अपने विचार है उनको अभिव्यक्त करने में रुचि नहीं लेते हैं। तो सभी छात्रों की रुचि नहीं होना, और विषय वस्तु पर कंप्लीट कमांड करने में अनुपयुक्त, यानी कि केवल वाद विवाद से, सामाजिक अभिव्यक्ति से आप कोई विषय है उसको किसी विद्यार्थी को बहुत अच्छे से ट्रेंड नहीं कर सकते। ये पॉइंट है जो शायद लास्ट वाला जो बता रहा है। कोई भी कक्षा सत्र जो एक वर्ग के रूप में सामूहिक चेतना तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का प्रदर्शन करे, सामाजिक अभिव्यक्ति है। ये बाइनिंग और बाइनिंग ने परिभाषा दी है, और क्योंकि मैं जब नोट्स बना रहा था उस समय मेरे प्रॉपर पल्ले नहीं पड़ी है कि भाई ये गुण वगैरह ये सीधे आ गए, इससे थोड़ा अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्या गतिविधि है। तो देखो, कोई भी कक्षा सत्र लिखा है इसने, तो एक मतलब सेशन हो गया, और एक वर्ग के रूप में मतलब वहां एक ग्रुप हो गया। सामूहिक चेतना, अब सामूहिक चेतना का मतलब हो गया सारे के सारे लोग मिलके, तथा वैयक्तिक उत्तरदायित्व, मतलब ग्रुप काम कर रहा है लेकिन हर एक व्यक्ति है उसकी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हो गया, उनका प्रदर्शन करे। और यही जो प्रदर्शन है वो क्या कहलाएगा, सामाजिकृत अभिव्यक्ति। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ग्रुप है, मान लो हम 4-5 विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं, इतने सारे विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। अब ये ओवरऑल तो कहलाएगा क्या, एक वर्ग हो गया, है ना। या फिर मान लो कि सारे के सारे विद्यार्थी यदि काम कर रहे हैं तो उनका एक समूह हो गया, ठीक है। और समूह है वो प्रॉपर वे में काम कर रहा है, कोई भी समस्या उस पर विचार कर रहा है, तो ये विचार है जो कैसा हो गया, चेतन विचार हो गया, मतलब उनका मस्तिष्क है जो एकदम कॉन्शियसली काम कर रहा है उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर हर एक व्यक्ति है जो अपना अपना विचार व्यक्त कर रहा है, इसका मतलब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसी हो गई, व्यक्ति हो गई। यानी कि सारे के सारे विद्यार्थी, उनका आउटकम विचार है, उनके आउटकम आएंगे, उनके आधार पे अपन जो कुछ तय करेंगे। जैसे सोपान में हमने सबसे लास्ट में क्या देखा था, आप जो जो भी एग्जीक्यूशन है मतलब वो विचार व्यक्त कर लेंगे, उसके बाद आप एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, और लास्ट एंड फाइनल उसका क्या हो जाएगा, मूल्यांकन। वो मूल्यांकन ही क्या है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति है। उसका जो आउटकम है वो सारे विद्यार्थियों के काम आ जाएगा। कोई एक तरीके से ये समस्या समाधान, मस्तिष्क उद्वेलन जैसा का जैसा ही मामला है। लेकिन सामाजिकृत शब्द जब इन्होंने लिखा है, तो सामाजिकृत शब्द इन्होंने इसलिए लिखा कि भाई ग्रुप है, वो बड़ा ग्रुप है, सारे विद्यार्थी हैं, इसका मतलब वो एक समाज का क्या क्या हो गया, लघु रूप हो गया। और उसके बाद अभिव्यक्ति है, तो अभिव्यक्ति है जो सामूहिक नहीं हो सकती। किसी भी वाले को आप प्रश्न पूछोगे तो पर्टिकुलर वो एक बोलेगा, इसका मतलब वो क्या हो गई, उसकी अभिव्यक्ति। लेकिन ये सारे लोग मिलकर बात कर रहे हैं, इसीलिए उस अभिव्यक्ति को हमने नाम दे दिया क्या, सामाजिक। और समाज के हित में, समाज के संदर्भ में, पॉजिटिव वे में ये सारी बातें होगी। बताओ, देखिए सामाजिक अभिव्यक्ति के बारे में विद्वान वगैरह है क्या, कोई कोई लफड़ा नहीं है, याद करना है क्या, जनक कौन है जो, नहीं है। सोपान क्या है, पहला क्या था, योजना, दूसरे नंबर में उसका क्रियान्वयन, तीसरे नंबर पे क्या तैयार करनी, रिपोर्ट, लास्ट में क्या कर लो, मूल्यांकन कर लो। और बाइनिंग, बाइनिंग ने इसके बारे में क्या कहा है वो अगर समझ में आएगा तो ये विधि परीक्षा तक याद रह जाएगी। क्या कहा, एक कक्षा सत्र है, मतलब एक जो पूरा सेशन चल रहा है, या एक अब उस सेशन का मतलब ये भी होता है, जैसे 1:30 बजे हमने क्लास शुरू की, अभी पढ़ रहे हैं, क्लास खत्म होगी, उसको भी सत्र बोल देते हैं। तो हाँ, एक कक्षा सत्र हो गया। सामूहिक चेतना, एक वर्ग द्वारा सामूहिक चेतना तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के साथ जो अभिव्यक्ति दी जाती है उसको सामाजिकृत अभिव्यक्ति कहा जाता है। याद रह जाएगा, बाइनिंग और बाइनिंग ने ये बात की। हालांकि भी मेरे दिमाग में क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सारे विद्यार्थियों को भी हो सकता है कि ऐसी हो समस्या, धीरे धीरे आ जाएगी। एक आध विधि ऐसी भी होनी चाहिए थोड़ी जो कम समझ में आए, बाद में क्या पढ़ेंगे। अभी तो 4-5 बार तो यही पढ़ना क्लास में अपने को। आगे है ऐतिहासिक खोज विधि। अब ऐतिहासिक खोज का मतलब, शब्दों को समझो। ऐतिहासिक का मतलब, जैसे खोज विधि तो हमने पढ़ ली, अभी नया कुछ भी हम खोजते हैं वो वाली बात हो गई। ऐतिहासिक का मतलब हो गया हमें थोड़ा सा बैक साइड में जाना उसके, और उसकी जो परंपरा है वो अब आज दिन तक का उसका डेवलपमेंट है, तो उस दौरान उसने क्या क्या उतार चढ़ाव वगैरह देखे, उन पे बात करते हैं, तो वो ऐतिहासिक हो गई। जनक है JS, हाँ, जेरोम ब्रूनर है क्या? हाँ, तो ब्रूनर महोदय हैं वो इसके ऐतिहासिक खोज विधि के जनक हैं। काफी ठीक बात है, इस पर बात करनी है अपने को, साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी है ये। और क्या है जो समझते हैं, इसमें छात्र को अनुसंधान से पूर्व, अब कहानी है ना, ऐतिहासिक शब्द आ गया ना, तो इसका मतलब अनुसंधान से भी
पूर्व की बात करनी पड़ेगी, उससे संबंधित प्रारंभिक विकास के स्तर से गुजारा जाता है। मतलब क्या हुआ, जैसे किसी भी विषय में आप पढ़ रहे हैं, किसी भी टॉपिक पर आप पढ़ रहे हैं, तो मान लो उसका ओरिजिन पॉइंट है ये, और आज अब आपको जो 20 से आगे है जो बात करनी है, लेकिन जब भी टॉपिक शुरू होगा तो उसका जो डेवलपमेंट हो रहा, शुरुआत हुई, उसके बाद है जो किस प्रकार से वो जो आगे बढ़ते हुए आज इस स्वरूप में आया, तो वो सारी बात है जो उससे करें। जैसे मान लो फोर व्हीलर का निर्माण है ना, पहिया, शुरू में हम बात करते हैं ना कि पहिए का आविष्कार किया, उसके बाद ये हुआ, बाद में धीरे धीरे मशीनरी बनने लगी। तो ये सारी कहानी अगर बालक से है जो की जा रही है, इसका मतलब वो कौन सी तकनीक हो गई, ऐतिहासिक खोज विधि। और अब क्या होगा कि भाई इसका आप और क्या बढ़िया जो उपयोग कर सकते हैं, क्या इसमें और रिसर्च करके नया ऐड कर सकते हैं जिससे ये और ज्यादा अपने लिए सुविधाजनक हो जाए, तो फिर इस विधि को अपन क्या बोलेंगे, ऐतिहासिक खोज विधि। हालांकि ये साइंस के संदर्भ में हो गई बात। यहाँ पर अगर बात करें हम, जैसे हमारे यहाँ सिंधु सभ्यता रही या और जो भी इतने पुराने जो भी जो ग्रंथ वगैरह हैं उनके बारे में है, सारी सभ्यताएं हैं, बहुत सारे साम्राज्य वगैरह रहे हैं, उनके बारे में जो हिस्ट्री वगैरह है, ऐसी कुछ बातचीत यहाँ की जा सकती है। अब गुण क्या है, जो देखो छात्र खोजकर्ता बनता है, खोज नाम आ गया, तो इसका मतलब छात्र खुद है जो क्या हो जाएगा यहाँ, खोजकर्ता हो जाएगा, और खुद से रिसर्च करेगा तो फिर ज्ञान कैसा प्राप्त होगा उसको, स्थायी ज्ञान प्राप्त होगा। निरीक्षण की, क्योंकि वो देखेगा चीजों को, तो निरीक्षण है, चिंतन है, सूझबूझ है, उसका डेवलपमेंट होगा। सामाजिक और वैज्ञानिक तथ्यों को समझने पर बल दिया जाएगा। अब यहाँ वैज्ञानिक तथ्यों की बात आ रही है, वो विज्ञान सम्मत है, लेकिन यहाँ ऐड कर दिया क्या शब्द, सामाजिक, समाज के संदर्भ में वो चीजों को देखेगा। सृजनात्मक चिंतन, नई चीजें उसके दिमाग में आएगी। विश्लेषण संश्लेषण की क्षमता, क्योंकि उसको जो चीजों को अलग अलग करना है फिर उनको जोड़ना है, तो ऐसी क्षमता उसके अंतर्गत आएगी। ये सारे के सारे अपने ऐतिहासिक खोज विधि के क्या हो गए, गुण हो गए। दोष भी है कि ये सभी विषयों पर लागू नहीं हो पाएगी। और शिक्षण कैसा होगा बोलो, धीमा, क्योंकि जब आप उसको हिस्ट्री बता रहे हैं, तो हिस्ट्री बता रहे हैं तो खूब संभावना है कि वहां बच्चे को समझ में नहीं आएगी चीजें, तो आपको समय देना पड़ेगा। और ज्यादा यूज इसका फायदा उठाते हैं वो कौन से विद्यार्थी उठाते हैं, प्रतिभाशाली, क्योंकि जो पुरानी बातें हैं उससे जो ऐसे विद्यार्थी बोलते हैं बहुत सारे, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, तो फिर उनके लिए उपयोगी नहीं रहेगी। तो ये बात कर ली हमने किसके बारे में बोलो, ऐतिहासिक खोज विधि। और पढ़ किस विषय में रहे अपन, सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। अब सामाजिक विज्ञान का ही एक भाग है इतिहास, ठीक है। आज भी अपन पढ़ते हैं इतिहास, पढ़ते नहीं पढ़ते बोलो, हिस्ट्री तो सब्जेक्ट है, महाराणा प्रताप ऐसे थे, ये था वो था, सारा कुछ पढ़ते हैं। तो एक तरीके से ये टेक्निक है, उससे हम क्या सीख सकते हैं, नया कुछ क्या हो सकता है आगे, वो भाई कौन सा राजा था, क्या माइंड सेट था, तो उसका क्या बेनिफिट रहा। अब आगे बात करनी है हमें किसके बारे में, पात्र अभिनय या भूमिका निर्वाह विधि, रोल प्ले जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोल प्ले। मान लो एक स्टूडेंट है, उसी को जो टीचर की भूमिका निभाने के लिए बोल दिया, या स्टूडेंट है उसको कमजोर विद्यार्थी होता तो तू क्या जवाब देता, इंटेलिजेंट होता तो क्या जवाब देता, ऐसा कुछ करके और अलग अलग जो भूमिकाएं निर्वाहित की जाती हैं, तो वो पात्र अभिनय या भूमिका निर्वाह या रोल प्ले उसको अपन कह सकते हैं। कक्षा के छोटे छोटे समूह द्वारा रोल निभाया जाता है, रोल शब्द भी मैंने यूज कर लिया ताकि इसमें ध्यान रहे, रोल प्ले अंग्रेजी में पढ़ेंगे तब आएगा नाम। छोटे छोटे समूहों द्वारा का मतलब, अब हमने एक नाटक विधि भी पढ़ी है शायद, पढ़ी है, नाटक के बारे में बातचीत की, तो ये सीधा सीधा नाटक नहीं कहलाएगा, थोड़ा सामाजिक के संदर्भ में हम जब बात करें तो थोड़ा अलग हो गया इसका से। गुण है छात्रों द्वारा स्वयं की भावनाओं संवेगों को व्यक्त करना, क्योंकि रोल प्ले में क्या करेगा बालक, खुद से विचार व्यक्त करेगा ना, तो वहां उसकी जो खुद की संवेदनाएं हैं वो व्यक्त होगी। फिर अभिवृत्ति परिवर्तन का विकास, और स्वयं की भावनाओं संवेगों को व्यक्त करना, ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही। काफी समय से अपन सोशल मीडिया पे ऐसे हैं जो बहुत सारे कमेंट वगैरह ये देख रहे होंगे, काफी समय से देख रहे होंगे कि जो भी ये हॉलीवुड वगैरह में मूवी बनाने वाले एक्टर वगैरह हैं, तो इनको तो एक राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट जो एक ग्रुप होता है उनका, तो ये प्रमोट करते हैं जैसे नशे वगैरह को, या फिल्मों में ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं जो समाज के लिए नुकसानदायक हो, तो फिर वो उनको कहने लगे बांड, ये सब सुना होगा बहुत जगह। मतलब जो फिल्में बनाते हैं, जो भी एक्टर एक्टर नहीं बोलते हैं अपन तो, लेकिन उनके लिए क्या शब्द यूज करते हैं, तो अभी 2-4 दिन पहले लॉन्च हुई थी एक वेलकम टू जंगल, एक मूवी, अक्षय कुमार, बहुत सारी जो उसमें इतनी स्टार कास्ट कर दी, मतलब भर दिया पूरा फिल्म को। तो उसमें वो जो एक्टिंग वगैरह कर रहे थे ना कहीं वहां जो उनके क्या व्यक्त हो गए समय, उन्होंने खुद, मतलब अक्षय कुमार ने 2-4 जगह ये शब्द यूज किया है कि अरे हम तो कुछ नहीं है, हम तो बॉलीवुड के क्या है, ये शब्द खुद उन्होंने मूवी में यूज किया है। और मैंने जब ये मूवी देखी तो मुझे ऐसा लगा कि भाई अपना पैसा वसूल है, पहली बार उन्होंने स्वीकार्य भाव
यूज किया कि भाई हाँ ये चीज तो हमारे ऊपर लागू है। दूसरा है अभिवृत्ति परिवर्तन। अब अभिवृत्ति परिवर्तन का मतलब क्या है? जैसे रोल प्ले कर रहा है, रोल प्ले का मतलब हो गया वो भूमिका निर्वाहन कर रहा है, तो उस बालक का जो एटीट्यूड है वो भी बदलेगा। आप जो कोई एक व्यक्ति है उससे जो कोई ऐसा हो दुनिया का सबसे बेस्ट है उसकी एक्टिंग करो बार बार से, तो उसका जो एटीट्यूड है वो भी खुद का एटीट्यूड है वो भी बदल जाएगा। फिर मानवीय कौशलों, ये मानवीय संबंध होना चाहिए, कौशल वगैरह भी, मतलब हमारा आपस में जो रिलेशन वाली कहानी हो गई वो मानवीय कौशलों और संबंधों का क्या होगा इसमें? विकास होगा। क्यों? क्योंकि जब आप भूमिका का निर्माण कर रहे हैं तो चीजें कहीं ना कहीं सुननी है और खुद से व्यक्त करना है, तो कनेक्शन है वो स्ट्रांग होंगे। और यहाँ छोटी कक्षाओं में इसको जो माना है कैसा अधिक उपयोगी, क्योंकि बड़ा बालक है ना, फिर वो जैसे थोड़ा मतलब एज वगैरह ज्यादा हो गई तो चीजें सीखेगा नहीं। छोटे बालक है वो थोड़ा सा उसको जो ग्राह्य रहेंगे उस समय सिखाना जो ज्यादा ठीक रहेगा। अब दोष में पहले ही नंबर पे दोष ही यही लिखा है कि इसमें क्या आ जाती है बोलो? जो वास्तविक व्यक्ति है वो तो रहेगा नहीं वहां, तो उसको जो क्या करना, नाटक करना। तो हो सकता है कि बालक आगे जीवन में ऐसे नाटक करना सीख जाए, हो सकता है ये संभावना रहती है, मतलब वो वहां से टेक्निक सीख जाए। अब भाई किसको कैसे हैंडल करना, क्या परिस्थिति रहती है, कैसे बातचीत करते हैं तो मामला जो कंट्रोल में आ जाता है, तो उसमें क्या आ जाएगी बोलो? कृत्रिमता। और विधि खुद है उसमें भी रोल प्ले है, इसका मतलब आपको आर्टिफिशियल बात करनी है तो वो कृत्रिमता आ जाएगी। और विशिष्ट शिक्षण कौशल का विकास इसमें नहीं होता, मतलब ऐसा स्पेसिफिक अपन नहीं कह सकते कि रोल प्ले के कारण जो बालक ये सीखेगा या नहीं सीखेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सारी ओवरऑल बातें हैं। वैसे तो अपन कह सकते हैं जैसे अभिव्यक्ति करना सीखेगा, सामाजिक परिवर्तन की हमने गुण में बात की थी, लेकिन ये दोष हो सकते हैं इसमें। तो ये कौन सी विधि है बोलो? पात्र अभिनय या भूमिका निर्वाह विधि। अब इसमें शिक्षक की भूमिका जो बालक के द्वारा करवाई जा सकती है या अन्य बालकों की भूमिका जो बालक कर सकते हैं ग्रुप वगैरह बना के ऐसा। आगे है स्रोत विधि। अब नाम ही है स्रोत, क्या है नाम? स्रोत। तो जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, जैसे पर्यटन विधि वगैरह पढ़ी हमने, लगभग वैसी वैसी बात है। स्रोत का मतलब मूल सोर्स, जिसके बारे में जो पढ़ना है उसी से पढ़ो तो फिर वो स्रोत विधि कहलाएगी। यहाँ बात आ रही है प्रत्यक्ष अनुभव की। अब हम जब पर्यटन विधि पर बात कर रहे थे उस समय जो पर्यटन से कैसे सीखता बालक? प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से देखता है हर चीज को। वही लगभग इसमें भी है, नाम अलग दे रखा, थोड़ा कोशिश करना याद रखे। छात्रों को परीक्षा तुलना विश्लेषण करने की है जो क्षमता प्रदान करती है। इस विधि से जो बालक परीक्षा लिख दिया है, परीक्षण होना चाहिए, परीक्षण कर सकता है, तुलना कर सकता है चीजों की, और चीजों का क्या कर सकता है? विश्लेषण कर सकता है। ऐसी क्षमता है जो स्रोत विधि से आएगी उसमें। और सबसे जो मेन बात है शायद तक वो है ये कि भाई वो रियलिटी जान पाएगा, सत्यता है, ये रियलिटी शब्द आई है इधर, तो वास्तविकता या सत्यता या रियलिटी, क्योंकि सोर्स है उसको अगर वो खुद से है जो देखता है तो ये संभावना रहेगी कि वास्तविकता क्या है इसका पता है जो उसको लगेगा। बहुत बार है जो सुनी सुनाई बातें होती हैं उन पे हम विश्वास कर लेते हैं, इसके बजाय हमने रियल में खुद से है जो अगर चीजों को देखा है तो वो अनुभव अजय एक अलग लेवल का रहता है। पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु समृद्ध बनती है। पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु समृद्ध कैसे बनती है? मान लो जैसे आपने जो कोई एक टॉपिक है सामाजिक विज्ञान का, और उसको जब आप पढ़ रहे थे उस समय जो स्रोत है, जैसे मान लो इतिहास में हम जो पढ़ते हैं ना अपने शिलालेख वगैरह पढ़ते हैं क्या? तो अगर मान लो हमने जैसे शिलालेख की बात जो पुस्तक है उसके आधार पर थोड़ी होगी, हम रियल में अगर उस शिलालेख तक बच्चों को लेकर जाने में सफल रहे तो उसका जो सोर्स है वहां तक लेके गए, तो फिर वो विषय वस्तु कैसी हो गई? ऑटोमेटिक जो पाठ्य पुस्तक में थी वो समृद्ध हो गई, मतलब उससे रिलेटेड और ज्यादा जानकारी बालक के दिमाग में ऐड हो गई। व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त होगा। अब आप खुद जाके देख रहे हो तो ये कैसा अनुभव हो गया? क्योंकि एक तो आप सुन रहे हो किसी और का अनुभव कि भाई ऐसा हुआ, ये था, वो था। अब हो सकता है वो अपने हिसाब से भी बता रहा हो, लेकिन आप खुद गए हैं तो फिर वो अनुभव कैसा हो गया? व्यक्तिगत हो गया। और जो स्थायी ज्ञान का निर्माण करता, मतलब आपने व्यक्तिगत रूप से अनुभव प्राप्त किया है तो उससे रिलेटेड जो ज्ञान है वो ऑटोमेटिक ऐसा हो जाएगा, आपने स्थायी हो जाएगा। ऐसी कुछ बात हमने है जो की है किसके बारे में? स्रोत विधि में। कौन से सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं? सामाजिक में। ठीक है, ऐसी खूब संभावना हो सकती है स्रोत विधि को भी इसमें अप्लाई करने की। आगे बात करनी है अपने को प्रश्नावली। अब ये प्रश्नावली और प्रश्नोत्तर भी परीक्षा में कंफ्यूज कर सकती है, तो प्रश्नोत्तर विधि अलग है और प्रश्नावली विधि। क्लियर ये बात? क्या क्लियर? प्रश्नावली विधि अलग है और प्रश्नोत्तर विधि अलग है। तो प्रश्नोत्तर विधि तो हमने पहले पढ़ ली। कब पढ़ी थी? हिंदी के साथ ही है ना? ठीक बात है। और आज अपन पढ़ रहे हैं क्या?
प्रश्नावली। कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि प्रश्नावली तो हमारे गणित में होती थी, तो भाई ठीक बात है वो भी, लेकिन यहाँ प्रश्नावली का मतलब है जो, ऐसे समझ लो, बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लो अपने को एक कोई सर्वे वगैरह करना है, कोई भी एक ऐसा, तो उसमें हम कुछ प्रश्न बना देंगे, उनकी एक सूची बना देंगे, और सारे विद्यार्थी है या जिनका सर्वे करना है उनको सबको जो पकड़ा देंगे एक एक पर्ची की, भाई ये है, इसके ऊपर ये प्रश्न है, इसके आंसर दो, और वो सब है जो अपने हिसाब से आंसर दे देंगे। उसके आधार पे अपन एनालिसिस करके कोई आउटकम है जो निकाल सकते हैं। तो ऐसा कुछ इस विधि में किया जाता है। जनक है सर फ्रांसिस गाल्टन, क्या नाम बोलो, याद रखना इसको, ठीक है, सर फ्रांसिस गाल्टन को। और इस विधि को फेमस करने में जो, फेमस करने में नाम आता है किसका, स्टेनले हॉल का। खुद भी बहुत फेमस है, तूफानी आदमी है, तो याद रखना स्टेनले हॉल, ठीक है। और इसको एग्जीक्यूट किया है किसने, वुडवर्थ ने। वुडवर्थ की प्रश्नावली पढ़ते हैं अपन जब व्यक्तित्व वाला टॉपिक पढ़ते हैं, नाम आता है क्या, क्या पढ़ते हैं, शील गुण भी इसी का है क्या, वो किसके हैं, 16 पीएफ केटल के हैं। और उसी टॉपिक के अंदर अपन वुडवर्थ की प्रश्नावली विधि के बारे में बात करते हैं। प्रश्नावली विधि है वो लेके आए थे कौन, वुडवर्थ। काफी बढ़िया प्रॉपर तरीके से उपयोग किया। अब ये विधि है क्या जो उसकी बात कर लेते हैं। छोटे छोटे प्रश्नों की सूची क्या होती है, इसमें एक सूची होती है जिससे अनेक व्यक्तियों के उत्तरों के माध्यम से सूचना एकत्रित की जाती है। मान लो एक बालक है, उसको जो किसी गांव के बारे में सीखना, मतलब भूगोल वगैरह पढ़ते हैं, सर्वे वगैरह करते हैं, नहीं करता, कितनी जनसंख्या, कितने पशु हैं, कितने घर हैं, इनकम सोर्स क्या है, कितनी आय है प्रति परिवार, ऐसा कुछ बातचीत करते हैं। तो वो जो प्रश्नों की सूची है, हर, जैसे अभी जनगणना है, जनगणना का कार्यक्रम है जो, एक वो चरण तो कंप्लीट हो गया, एक चरण बाकी है, सितंबर में होना है। तो वो जो फर्स्ट चरण है उसमें अगर आए हो जनगणना करने वाले जो भी प्रगणक है वो घर पे आए हो, तो उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा हो, तो आपके टीवी है या नहीं है, रेडियो है या नहीं है ना। और भी बहुत सारी बातें, कोई मकान है जो, बहुत सारे तो पक्का मकान है बात कर रहे हैं उस समय, लेकिन ये वहां कच्चो लिख दो, ऐसे भी सुना होगा। जो अपने यहाँ लोगों को लगता है कि और कुछ मिल जाएगा सरकार से, जो आधी अधूरी सूचनाएं देने में मजा आता है, या थोड़ी गलत सूचनाएं देने में मजा आता है। कुछ ऐसे सोचते भी है कि यार चलो फायदा होगा तो बढ़िया बात है। अब वहां जो उपयोग हो रहा है ना, वो किसका हो रहा है उपयोग, अरे बोलो, जनगणना में कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, वो प्रश्नावली विधि का उपयोग कर रहे हैं। अब कुछ को लग रहा है हम पढ़ने में इसका उपयोग कैसे करेंगे, तो पढ़ने में सामाजिक विज्ञान में उपयोग है जो किया जा सकता है। क्योंकि सामाजिक में जैसे अभी हमारा जो पर्यावरण वाला टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए तैयारी की है या जो तैयारी करेंगे वो पढ़ेंगे, उसमें परिवार ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें एक प्रश्नावली है, उससे सारे बालक हैं उनको जो सिखाया जा सकता है, नाम, पिता का नाम, ये रिलेशन है, क्या कहलाएगा क्या नहीं कहलाएगा, ऐसा कुछ, तो वो एक प्रश्नावली है जो प्रॉपर यहाँ काम कर सकती है। अब प्रकार में 4 प्रकार है, कितने प्रकार है, 5, 4 नहीं 5 प्रकार है, ठीक है। 5 में पहली है कैसी प्रश्नावली, प्रकार वाला ही लिखा हुआ है तो थोड़ा तो ठीक रहेगा आपने। पहली है बंद प्रश्नावली। अब ये कुछ को लग रहा होगा कि लिफाफे में बंद कर रखी है इसीलिए इसका नाम क्या है, बंद, तो ऐसा नहीं। बंद का मतलब है आप अपने हिसाब से आंसर नहीं दे सकते, आप जो पूरी तरह से वहां यस या नो ही करना आपको, यानी कि आंसर कैसे रहेंगे बोलो, फिक्स आंसर रहेंगे, ठीक है। और खुली, अब खुली का मतलब क्या हो गया, आप कुछ भी उत्तर दे सकते हैं अपने हिसाब से, यानी ओपन आंसर रहेंगे वहां पर, किसी भी प्रकार का उत्तर है जो दिया जा सकता है। अब चित्रित, चित्रित का मतलब हो गया कि उसमें शब्द नहीं होंगे, क्या होंगे, चित्र होंगे। तो ये बायोन्ड लैंग्वेज मतलब भाषा से परे हैं, यानी आपको चित्रों के आधार पर वहां पर निर्णय लेना है, बात करनी है। फिर है मिश्रित। अब चित्रित के जैसा ही मिश्रित, तो मिश्रित का मतलब हो गया मिक्स, यानी कि प्रश्न भी होंगे और साथ साथ जो क्या होंगे, चित्र भी होंगे, तो ये क्या हो गई, मिश्रित हो गई। और एक, वैसे 4 ही है मेन प्रकार, मैं भी जैसे 4 बोल रहा हूँ इसका मतलब 4 है, लेकिन आजकल थोड़ी एक टेक्नोलॉजी और आ गई, डाक, तो वो तो होगी, तो इनमें से ही कोई है, लेकिन उसको अलग से है जो लिख दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने ध्यान रख लेना। मान लो कि जैसे कोई दूर है, उसी से हमें जो कोई इस प्रकार के प्रश्न वगैरह पूछने हैं, हम उसको जो डाक से भेज देंगे और वो जो वापस रिप्लाई कर देगा। तो ये डाक से भेजना प्राप्त करना है जो कौन सी प्रश्नावली हो गई, डाक प्रश्नावली, जोरदार है ना नाम। ये 4 अपने को पक्के याद रखने हैं, ठीक है। मेन जो 4 है, पहली है बंद, बंद में आंसर कैसा होगा बोलो, फिक्स रहेगा। फिर खुली में कैसा रहेगा, चित्रित में क्या रहेगा, और मिश्रित में क्या रहेंगे, प्रश्न भी रहेंगे और चित्र भी रहेंगे। क्लियर है ना, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ लफड़ा नहीं है इसमें, याद हो जाएगी। आगे है मेथड, आ गया अपना कौन सा, ट्यूटोरियल। तो अब अपन है जो शिक्षण विधियों के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, बात करते हैं ट्यूटोरियल के बारे में। ये सब सुना है क्या किसी ने, ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल नहीं सुना।
यूट्यूब में जो छोटे छोटे वीडियो आते हैं ना बहुत सारे, एक किसी प्रश्न पे ऐसे, तो उसको बोला जाता है ट्यूटोरियल। मतलब कोई एक पर्टिकुलर एक प्रश्न है जैसे, और गणित का, और वो अपने समझ में नहीं आ रहा रीजनिंग का या कोई और जो भी समस्या है, तो उस पर कोई एक छोटा सा वीडियो 10-5 मिनट का बना देता है, उस पर अपलोड कर देता है, तो उसको क्या कहा जाता है? नाम बोलने में थोड़ा प्रोनाउंस में समस्या आ रही है। बोलो एक बार देखें, एक बार और बोलो। ठीक है। छोटे समूह को ट्यूटर यानी कि शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत शिक्षण देना। अब ये सब सुना होगा कि मैं तो ट्यूशन पढ़ने जाता हूँ, या वो तो ट्यूशन पढ़ने जाता है, या वो ट्यूशन पढ़ाता है, ऐसे ट्यूशन सब सुना क्या? अब ट्यूशन में क्या रहता है, वहां व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाता है कि ये सवाल नहीं आ रहा तो उसको पर्सनली समझा, यही कहानी है, इसको बोल देंगे ट्यूशन। तो वहां जो ट्यूशन पढ़ा रहा है उसको क्या कहेंगे अपन? ट्यूटर कहेंगे। और ये जो मेथड है वो कहलाएगा ट्यूटोरियल। अब यहाँ पर शिक्षण, भले ही यहाँ समूह लिखा हमने, लेकिन समूह के आगे शब्द लिख दिया क्या? छोटा। और छोटा समूह है तो एक एक को अलग अलग बताया जा सकता है, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिगत शिक्षण। ये सभी के लिए उपयोगी, मतलब छोटे बच्चों को भी पर्सनल पढ़ा सकते हो, बड़ों को भी पढ़ा सकते हो, सबको पढ़ा सकते हो। परंपरागत कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त। अब परंपरागत का मतलब पुराने समय से अपने जो सिस्टम चला आ रहा है उसमें इसका उपयोग है जो किया गया है। मशीन लर्निंग इसमें आ जाएगी, कंप्यूटर लर्निंग इसमें आ जाएगी। योग्य विद्यार्थी भी ट्यूटर हो सकता है। योग्य विद्यार्थी ट्यूटर कैसे हो सकता है? जैसे मान लो एक क्लास में है जो 15 बच्चे हैं, अब उनमें से कोई एक दो विद्यार्थी हैं बढ़िया, जिन्होंने गणित का सवाल है जो अच्छे से सीख लिया और उनको समझ में आने लग गया। अभी हमने शुरू में आते ही बात की ना, कोई प्रतिभाशाली होता है वो तो समय पे अपना काम करता है, इसीलिए तो प्रतिभाशाली है। प्रतिभाशाली का मतलब ही ये है कि वो अपने काम में कभी भी है जो आलस नहीं करता है, तो ऑटोमेटिक प्रतिभाशाली रहेगा। अब वो जो जैसे मान लो आज आपको सवाल बताया, अगले दिन है जो 2-4 विद्यार्थी बढ़िया कर लाए, समझ गया गए, बाकी है जो ऐसे थोड़े वो टाइप के हैं, बार बार मैं ये ऊँगने वाली बात कहूंगा तो कुछ को लगेगा कि हमको टारगेट कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं बुरा कह रहा हूँ, और उससे भी अगर तुम है जो थोड़े सुधरो तो अच्छी बात है ना। अब उस विद्यार्थी को जो आप जैसे मान लो एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, दो है जो बढ़िया सीख गए, तो वो दो विद्यार्थियों को आप जो कह सकते हो कि भाई आप इसको सिखाओ ऐसे, और वो सिखा भी सकते हैं, संभावना है ऐसी, जिसको नॉलेज है तो वो सिखा सकता है। तो वो किसका काम कर देगा फिर? ट्यूटर का काम कर देगा। अब आप इसको जो मोबाइल से आजकल सीखते हैं, व्यक्तिगत भी सीखा था, मोबाइल अपने सामने रहता है, अपन सीखते हैं पढ़ते हैं, तो वो एक तरीके से ट्यूटोरियल ही है। या मशीन लर्निंग, कंप्यूटर ही हो गया, मशीन लर्निंग है जो इसमें आ जाएगी। मशीन लर्निंग स्किनर वाली कहानी पूरी, सीखने के लिए भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग वगैरह से सीखना। जैसे मान लो टेप रिकॉर्डर है, उसमें कोई एक रिकॉर्ड कर दिया, उसको बार बार सुन के बच्चा जो सीख रहा है। इसको इतनी नींद क्यों आती है क्या नाम रानू को? रात में नींद नहीं निकाल दिया तो? हाँ, ये बढ़िया पंखा चल रहा है एकदम, तो एक्टिव रहना है। लाभ में पहला देखो, निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण में ये उपयोगी है। अब निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण कैसे लागू हो रहा है, जो देखो कैसे लागू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पता चल रहा है सीधा सीधा ही, वो जो लाइन लिखी है ना, योग्य विद्यार्थी भी ट्यूटर हो सकता है, इसका मतलब कुछ को तो वो नॉलेज हो गया है, कुछ को नॉलेज नहीं हुआ। अब नहीं हुआ है उनके लिए तो फिर आपको कारण पता लगाना, और फिर उसका क्या करना? उपचार करना है। तो ये ट्यूटोरियल मेथड, क्योंकि व्यक्तिगत शिक्षण में ट्यूटोरियल जो निदानात्मक उपचारात्मक ये लागू होगा, सारी कक्षा के लिए लागू नहीं होगा। फिर तत्काल प्रतिपुष्टि। अब ये तत्काल प्रतिपुष्टि का मतलब, जैसे मान लो टीचर है जो सिखा रहे हैं और उसको कहा भी ऐसे ऐसे गुणा करके ये आएगा, फिर भी वो गलत करके बताते हैं, चिपका देते हैं उसके, वो उसको कहेंगे अपन तत्काल प्रतिपुष्टि। या उसको आ जाता है तो उसको कह देंगे अपन की भाई शाबाश है, यहाँ तक आ गया ये। और वांछित पुनर्बलन है ना, वांछित का मतलब जो भी उसको मिल चाहिए वो पुनर्बलन है, जो व्यक्तिगत रूप से है तो तुरंत संभावना रहती है। अब दोष भी है, जहाँ अच्छी बातें हैं तो वहाँ खराब बातें तो रहती रहती है। कार्यभार बढ़ जाता है। अब एक एक जने को अगर पर्सनल ऐसे बताएं तो टीचर है उसका कार्यभार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, सीधी सट बात है। और विद्यार्थियों में योग्य विद्यार्थी को ट्यूटर के रूप में स्वीकार्यता का भाव नहीं होता है। ये सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे से ज्यादा नॉलेज वाला स्टूडेंट है जो अपनी क्लास में हो सकता है, लेकिन मैं जब उसको कहूँ कि भाई तुम पढ़ाओ तुम बताओ, तो फिर दूसरे हैं जो, फिर वो हाय हाय वाली कहानी है जो शुरू हो जाएगी। तो ये अपनी शिक्षण विधियां हैं। लास्ट वाली समझ में आएगा किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? ट्यूटोरियल मेथड है। इसमें जो व्यक्तिगत रूप से एक छोटे समूह को पढ़ाया जाता है, और पढ़ाने वाले में छात्र हैं उसको भी शामिल किया जा सकता है, कंप्यूटर को शामिल किया जा सकता है, मशीन को भी, लर्निंग मशीन है उसको भी शामिल किया जा सकता है। ठीक बात है। तो ये हो गई अपनी कंप्लीट क्या,
शिक्षण विधियां। अब कुछ को लगेगा कि थोड़ा बहुत और हो सकता था, कुछ शिक्षण विधियां और जोड़ी जा सकती थी, या अंग्रेजी की शिक्षण विधियां तो हमने पढ़ी नहीं है, तो अंग्रेजी की शिक्षण विधियां पूरा एकदम अलग सिस्टम रहेगा उसका। उसके लिए मेरे माइंड को भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, अंग्रेजी दो एक दो दिन है जो अंग्रेजी का अखबार पढ़ना पड़ेगा पहले, तब जाके फिर उस अंग्रेजी के फ्लो में आएंगे, तो उसकी भी बात कर लेंगे। कितनी हो गई लगभग शिक्षण विधियां? 60 के लगभग हो गए, होगी 40 और 15-20 की हो गई होगी, है ना? 56 हो गई। हाँ तो अब तक 56, ठीक है ना? कितनी पढ़ ली हमने? 56 पढ़ ली है। अब 56 के बाद और दो पांच और जो भी कहीं रिसर्च करेंगे इधर उधर मिलेगी तो उसको ऐड कर देंगे, ठीक है क्या? और रिवीजन कर लेते हैं, अभी इसको तो बंद कर देते हैं क्योंकि ये रिवीजन तो वापस चला के कर सकते हैं।